आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं। एक ऐसी बुक जिसने पावर और पॉलिटिक्स की समझ को पूरी तरह से बदल दिया। निकोला मैकियावेली की द प्रिंस। मैकियावेली की ये राइटिंग सिर्फ किसी रूलर के लिए गाइड नहीं है, बल्कि ह्यूमन बिहेवियर, पावर के रूल्स और पॉलिटिकल रियलिटी का सीधा और बेबाक एनालिसिस है। मैकियावेली बताते हैं कि पावर कैसे मिलती है, कैसे होल्ड की जाती है और कब टूट जाती है। ये बुक आदर्शवाद की बात नहीं करती। ये बताती है कि रियल वर्ल्ड में डिसीजन कैसे लिए जाते हैं और रूलर किन मुश्किल चॉइसेस का सामना करते हैं। हर एक चैप्टर को इजी लैंग्वेज में समझेंगे, बिना उसकी सीरियसनेस खोए। अगर आपको पॉलिटिकल थॉट्स या मॉडर्न गवर्नेंस में इंटरेस्ट है, तो ये द प्रिंस किताब आपको ज़रूर सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1। How many kinds of principalities there are, and by what means they are acquired all states। प्रिंसिपलिटीज कितने प्रकार के होते हैं और वे कैसे हासिल किए जाते हैं। ऑल स्टेट्स और ऑल पावर्स जिन्होंने मनुष्य पर रूल किया है, वो दो तरह के होते हैं, रिपब्लिक या प्रिंसिपलिटीज। प्रिंसिपलिटीज दो तरह की होती है, हेरिडेटरी, जहाँ एक ही परिवार कई समय से रूल करता आया हो। दूसरा न्यू, यानी बिल्कुल नए। द प्रिंसिपलिटीज भी दो तरह की होती है, पूरी तरह नई। पूरी तरह नई जैसे मिलान फ्रांसिस्को स्फोर्जा के लिए, या फिर किसी हेरिडिटरी स्टेट में नया हिस्सा जोड़ा गया हो, जैसे नेपल्स का किंगडम स्पेन के किंग के पुराने राज्य में जुड़ना। ऐसे नए टेरिटरीज या तो पहले से प्रिंस के रूल में रहने के आदी होते हैं, या पहले फ्री रहते थे, और इन्हें हासिल किया जाता है या तो प्रिंस की अपनी आर्म से, या दूसरों की आर्म से, या फॉर्चून, या फिर एबिलिटी से। चैप्टर नंबर 2, हेरिडिटरी प्रिंसिपलिटीज के बारे में। रिपब्लिक्स पर मैं यहाँ बात नहीं करूँगा, क्योंकि उस पर मैंने कहीं और डिटेल्स में लिखा है। यहाँ मैं केवल प्रिंसिपलिटीज पर ध्यान दूंगा और उसी ऑर्डर में बताऊंगा कि इन प्रिंसिपलिटीज को कैसे रूल और प्रिजर्व किया जाता है। सबसे पहले, हेरिडेटरी स्टेट्स को संभालना न्यू स्टेट से आसान होता है। ऐसे राज्य जहाँ लोग प्रिंस के परिवार के रूल के आदी है, वह प्रिंस को बस एक बात करनी होती है, अपने एंसेस्टर्स के कस्टम न तोड़े और हालात के अनुसार समझदारी से काम ले। अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी और बहुत बड़ी फोर्स उसे राज्य से निकाल दे, तब भी जैसे ही उस पर जो कब्जा करता है उस पर कोई विपत्ति आती है, पुराना प्रिंस फिर से लौट आता है। इटली में ड्यूक ऑफ फेरेरा इसका एग्जाम्पल है। वह न तो 1484 में वेनेटियंस को रोक पाते, न 1510 में पोप जूलियस को, अगर उनका परिवार इतने समय से रूल में न होता। हेरिडेटरी प्रिंस के पास लोगों को हर्ट करने की कम वजह होती है, इसलिए लोग उन्हें ज़्यादा प्यार करते हैं। जब तक प्रिंस में कोई बहुत बड़ी वाइस न हो, सब्जेक्ट नेचुरली उसके प्रति वेल डिस्पोज रहते हैं। समय के साथ पुराने रूल की यादें इतनी मजबूत होती है कि लोग बार बार बदलने की इच्छा नहीं रखते, क्योंकि हर चेंज दूसरे चेंज की शुरुआत बनता है। चैप्टर 3, मिक्स प्रिंसिपलिटीज के बारे में। सबसे बड़ी कठिनाई यह न्यू प्रिंसिपलिटी में आती है, खासकर जब स्टेट पूरी तरह से नई न हो, बल्कि किसी बड़े कंपोजिट स्टेट का नया हिस्सा हो। नई प्रिंसिपलिटीज में दिक्कत का सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग रूलर्स को बदलना पसंद करते हैं, ये सोचकर कि उन्हें बेहतर मिलेगा। यही होप उन्हें नए प्रिंस के खिलाफ हथियार उठाने तक ले जाती है, और फिर अनुभव से पता चलता है कि वह बुरे से और बुरे में चले गए। न्यू प्रिंस को अपने सब्जेक्ट पर कोई बर्डन डालने पड़ते हैं, अपनी आर्मी वहाँ तैनात करनी पड़ती है और कई हार्डशिप देनी पड़ती है। इसमें दो दुश्मन बनते हैं, वो लोग जिनको आपने स्टेट छीनकर हर्ट किया, और वे लोग जिन्होंने आपको सत्ता दिलाई, लेकिन अब आप उनकी उम्मीदें पूरी नहीं कर सकते। इसी कारण एक प्रोविंस के जीतने के बाद भी प्रिंस को वहाँ के स्थानिक लोगों की गुडविल की ज़रूरत होती है। इसी के चलते फ्रांस के किंग लुइस 12 ने मिलन बहुत जल्दी हासिल किया और उतनी ही जल्दी खो दिया। पहली बार उसे हटाने के लिए सिर्फ लोडोविको की फोर्स काफ़ी थी, क्योंकि जिन लोगों ने लुइस के लिए गेट खोले थे
उन्हें फ़ायदा नहीं मिला और उसके इल ट्रीटमेंट से तंग आ गए। जब कोई प्रिंस किसी रिबेलियन प्रोविंस को दोबारा जीतता है तो वो उसे उतनी आसानी से फिर नहीं खोता, क्योंकि रेबेलियन के समय प्रिंस सस्पेक्ट को खत्म करता है, कमज़ोर जगहों को मजबूत करता है और अपने ऑर्डर को कठोर बनाता है। फिर भी फ्रांस ने मिलन खोया, पहली बार भी और दूसरी बार भी। अब देखें कि कोई पुराना प्रिंस अपने नए जोड़े स्टेट को कैसे ज़्यादा सुरक्षित रख सकता है। अगर एक्वायर टेरिटरी उसी भाषा और संस्कृति वाली हो और पहले से सेल्फ गवर्नमेंट की आदि न हो तो उसे रखना आसान होता है। बस दो बातें करना ज़रूरी है: पुराने रूलर्स के परिवार को ख़त्म कर देना, कानून और टैक्सेस न बदलना। ऐसा करने से नए और पुराने राज्य एक शरीर की तरह जुड़ जाते हैं। ब्रिटेनी, बरगुंडी, गैस्कोनी और नॉर्मंडी फ्रांस से जुड़ गए थे, बिल्कुल इसी तरह। लेकिन अगर भाषा, कस्टम और लॉज अलग हो तो दिक्कतें बढ़ जाती है। इसे रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है प्रिंस खुद वहां जाकर रहे, जैसे टर्क ने ग्रीस में किया। वहां रहकर वो समस्याओं को शुरुआत में ही पकड़ लेता है। अगर प्रिंस वहां नहीं रहता तो उसके ऑफिसर जनता को लूट करते हैं। वो देर से शिकायत प्रिंस तक पहुंचाते हैं और फिर ना अफेक्शन बचाते हैं ना फेयर। दूसरा तरीका है कॉलोनियल भेजना। एक दो स्ट्रैटेजी स्थानों पर कॉलोनी सस्ती होती है, फेथफुल रहती है और सिर्फ थोड़े लोगों को हर्ट करती है जो बाद में कुछ नहीं कर पाते। लेकिन आम गैरिसन्स रखना बहुत महंगा और हानिकारक है। पूरे राज्य के रिसोर्सेज उन्हीं पर खर्च होते हैं और सारी पॉपुलेशन हॉस्टाइल हो जाती है। इसलिए कॉलोनियल यूजफुल होती है, गैरिसन यूजलेस। इसके बाद प्रिंस को अपने छोटे पड़ोसियों को प्रोटेक्टर बनाना चाहिए, बड़े पड़ोसियों को कमज़ोर करना चाहिए और किसी फॉरेन पावर को अंदर नहीं आने देना चाहिए। रोमन्स ने यही किया। उन्होंने कॉलोनीज भेजी, छोटे राज्यों से दोस्ती रखी, बड़े राज्यों को दबाया और नए फॉरेन पावर्स को अंदर नहीं आने दिया। ग्रीस इसका अच्छा एग्जाम्पल है। प्रूडेंट प्रिंसेस न सिर्फ प्रेजेंट ट्रबल देखते हैं बल्कि फ्यूचर ट्रबल को भी पहचान कर शुरुआत में ही रेमेडी करते हैं। जैसे डॉक्टर कहते हैं कि बीमारी की शुरुआत में क्योर आसान है लेकिन पहचानना मुश्किल। अगर उसे पहचान न सको तो बाद में पहचानना तो आसान होगा लेकिन क्योर करना मुश्किल। रोमन्स फ्यूचर डेंजर्स देखते हैं और उसके ऊपर एक्शन ले लेते हैं। वे जानते थे कि वॉर अवॉइड नहीं होती, सिर्फ डिले होती है और डिले का फ़ायदा दूसरों को मिलता है। अब फ्रांस की ओर देखें। लुइस ने इटली में जो नियम अपनाए वे रोमन्स के उलट थे। वेनेटियंस के एम्बिशंस ने लुइस को इटली में बुलाया और लोम्बार्डी दिलाया, लेकिन लुइस ने कई गलतियां की। छोटे राज्यों को नष्ट किया, चर्च की ताकत बढ़ाई, स्पेन जैसे फॉरेन पावर को इटली में बुलाया, खुद इटली में नहीं रहा, कॉलोनीज नहीं भेजी। इन सब के बाद उसने वेनेतियन टेरिटरीज भी छीन ली, जो छठी गलती थी। अगर लुइस ने चर्च और स्पेन को मजबूत न किया होता तो वेनेटेरियंस को उस कमज़ोर करना ठीक था, लेकिन पहले दो बड़े कदम उठाकर बाद में थर्ड करना गलत था। अगर कोई कहे कि लुइस ने पोप से मैरिज डिसोल्यूशन और कैप ऑफ रूइन के बदले रोमांच दिया, तो आगे चलकर मिशेविली जवाब देता है कि प्रिंस को अपनी फेथ कैसे रखनी चाहिए। लुइस ने लोम्बार्डी इसलिए खोया क्योंकि उसने स्टेट क्राफ्ट के वे प्रिंसिपल फॉलो नहीं किए जो ऐसे स्टेट को संभालने के लिए ज़रूरी होते हैं। इसमें कोई चमत्कार नहीं, यह नेचुरल था। नाइनटेंस में कार्डिनल रूइनन से मिशेविली ने यही कहा था कि इटालियन वॉर नहीं जानते लेकिन फ्रेंच स्टेट क्राफ्ट नहीं जानते। अगर जानते तो चर्च और स्पेन को इटली में इतना बड़ा नहीं बनाते। और एक जनरल रूल यही निकलता है, जो किसी और को पावरफुल बनाता है खुद खत्म हो जाता है, क्योंकि जिसे पावर दी जाती है वो या तो गिवर से डरता है या उसे सस्पेक्ट करता है। चैप्टर 4 Why the kingdom of Darius, conquered by Alexander, did not rebel against the successor of Alexander at his death। क्यों डेरियस का राज्य जिसे अलेक्जेंडर ने जीता था, अलेक्जेंडर की मौत के बाद उसके उत्तराधिकारियों के खिलाफ विद्रोह नहीं हुआ। नए हासिल की हुई राज्य को बनाए रखने में जो परेशानियां आती है उन्हें देखते हुए कुछ लोग आश्चर्य कर सकते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कुछ वर्षों में एशिया का मालिक बनकर और उस पर विजय प्राप्त करके मर गया और राज्य अभी ठीक से स्थित भी नहीं हुआ था। तब भी संपूर्ण राज्य को विद्रोह नहीं कर गया।
बल्कि उसके उत्तराधिकारी आसानी से बने रहे और केवल अपने बीच के एम्बिशंस का ही संघर्ष झेलना पड़ा। मैं कहता हूँ कि जिन प्रिंसिपैलिटीज का रिकॉर्ड मिलता है वे दो तरह से शासित पाई जाती है। एक ऐसे प्रिंस द्वारा जिन्हें अपने साथ सर्वेंट का एक बॉडी मिलता है जो उसके फेवर और परमिशन से राज्य चलाने में मदद करते हैं, या दूसरा, या फिर ऐसे प्रिंस और बैरन द्वारा जिनकी प्रतिष्ठा ब्लड की प्राचीनता पर टिकी होती है, न कि प्रिंस की ग्रेस पर। ऐसे बैरन्स के अपने राज्य और अपने सब्जेक्ट होते हैं जो उन्हें स्वाभाविक श्रद्धा और लगाव से मानते हैं। ऐसे राज्यों में जहाँ सिर्फ प्रिंस और उसके सर्वेंट होते हैं, लोग प्रिंस को अधिक मानते हैं क्योंकि पूरे देश में कोई और सुपीरियर नहीं मानना चाहता, और अगर वे किसी और की आज्ञा मानते भी है तो वह किसी मिनिस्टर की तरह होती है और उनसे कोई विशेष अफेक्शन नहीं होता। आज के समय के उदाहरण के रूप में टर्क और किंग ऑफ फ्रांस। टर्क की पूरी मोनार्की एक लॉर्ड के द्वारा शासित है और बाकी उसके सर्वेंट्स है। वह अपने राज्य को सांजाक्स में बांटकर वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर भेजता है और उन्हें अपनी मर्जी से बदलता रहता है। वह किंग ऑफ फ्रांस एक प्राचीन बॉडी ऑफ लॉर्ड के बीच स्थापित है जिसने अपने सब्जेक्ट उन्हें मानते और प्यार करते हैं। उनके अपने प्रेरोगेटिव है और राजा उन्हें छीन नहीं सकता सिवाय बहुत बड़े खतरे के। इसलिए जो कोई इन दोनों राज्यों को विचार करे वह यह समझेगा कि टर्क का राज्य कितना कठिन है, पर जीतने के बाद उसे पकड़ना आसान है। टर्क के राज्य को जीतने में कठिनाई इस कारण है कि वह प्रिंसेस किसी एस्परर को अंदर नहीं बुला सकते और उनके आसपास जो है वे सर्वेंट्स है और आसानी से रिवोल्ट नहीं करते। उनके मिनिस्टर सब स्लेव्स और बॉन्डमैन हैं। उन्हें भ्रष्ट करना मुश्किल है और भ्रष्ट उनके द्वारा जनता को साथ नहीं करवा सकते। अतः टर्क पर वार करने वाले को ज़्यादा अपनी शक्ति पर भरोसा रखना होगा। पर अगर टर्क की सेना मैदान में हार कर रोट हो जाए और वे बदलने लायक सेना न पाए और मालिक परिवार समाप्त कर दिया जाए, तब और कुछ नहीं बचता जिससे डरना चाहिए, क्योंकि बाकी लोगों को जनता पर कोई भरोसा नहीं रहता। उल्टा हाल फ्रांस जैसे किंगडम में होता है। वहाँ कोई आसानी से किसी बैरन को खरीद कर देश में प्रवेश कर सकता है क्योंकि हमेशा माल कॉन्टिनेंट्स होते हैं। ऐसे लोग ऊपर बताई वजह से रास्ता खोल देते हैं और विजय आसान कर देते हैं, पर उसे बाद में रखना कठिन हो जाता है क्योंकि जिन लोगों ने तुम्हारी मदद की वे तुम्हें छोड़ देंगे जब तुम्हारी उम्मीदें न पूरी होंगी, और जिनको तुमने दबाया वे बदला लेंगे। सिर्फ पुराने शासक के परिवार को खत्म करना काफी नहीं है क्योंकि रिमेनिंग लॉर्ड्स नए आंदोलन के नेता बन जाते हैं। तुम न तो उन्हें संतुष्ट कर सकते हो न तो खत्म कर सकते हो, इसलिए समय आते ही वह राज्य तुम्हारा नहीं रहता। अब अगर तुम डेरियस की सरकार की प्रकृति देखो तो वह टर्क के राज्य जैसी थी, इसलिए अलेक्जेंडर को उसे हरा कर मैदान में परास्त करना और फिर देश पर कब्जा कर लेना काफी था। डेरियस के मरने के बाद राज्य अलेक्जेंडर के पास सुरक्षित रहा ऊपर बताई कारणों से, और अगर उसके सक्सेसर एक छूट रहे तो वे उसे आसानी से और सुरक्षित रूप से संभाल लेते, क्योंकि राज्य में सिर्फ वही इंटरनल दिक्कतें थी जो उन्होंने अपने आप पैदा की। पर फ्रांस, स्पेन और ग्रीस जैसी जगहों पर रोमन्स को बार बार रिबेलियन का सामना करना पड़ता क्योंकि वहाँ कई छोटी प्रिंसिपलिटीज थे। जब तक उनकी मेमोरी बाकी थी रोमन का कब्जा सुरक्षित रहा, पर एम्पायर की पावर और लंबी अवधि के कारण वह मेमोरी धीरे धीरे छूट गई और रोमन सिक्योर मालिक बन गए। और जब बाद में वे आपस में लड़े तब हर एक ने अपने अपने हिस्से को अपने अधिकार के मुताबिक जोड़ लिया। पुराने शासक का परिवार खत्म हो गया और केवल रोमन्स ही मान्य शासक मानी गई। इन बातों को याद रखकर कोई भी आश्चर्य नहीं करेगा कि अलेक्जेंडर ने एशिया के एम्पायर को कितने आसानी से संभाला, या कि फायरस और उनको एक्वायर टेरिटरी बनाए रखने में कितनी कठिनाई आई। एक कॉन्करर की एबिलिटी की कमी या अधिकता की वजह से नहीं होता, बल्कि सब्जेक्ट स्टेट की यूनिफॉर्मिटी न होने की वजह से होता है। चैप्टर 5 Concerning the way to govern cities or principalities which live under their own laws before they were annexed। उन शहरों या प्रिंसिपलिटीज को कैसे शासित किया जाता है जो एनेक्स होने से पहले अपने कानूनों के अंतर्गत स्वतंत्र रहती थी। जब वे स्टेट जो पहले अपने लॉज और आज़ादी के साथ जीती आई हो किसी ने हासिल कर ली हो
तो उन लोगों के लिए जो उन्हें रखना चाहते हैं 3 रास्ते हैं। पहला, उन्हें रुइन कर देना। दूसरा, खुद वहाँ रिसाइड करना। और तीसरा, उन्हें उनके अपने कानून के साथ रहने देना, टैक्स लेना और वहाँ एक ओलिगार्की स्थापित कर देना जो तुम्हारे प्रति फ्रेंडली रहे। ऐसी ओलिगार्की जिसे प्रिंस ने बनाया हो कि वो प्रिंस की फ्रेंडशिप और इंटरेस्ट के बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो प्रिंस का समर्थन करने की पूरी कोशिश करता है। इसलिए जो कोई किसी ऐसे सिटी को रखना चाहता है जो फ्रीडम का आदी हो, वह उसे उसके अपने नागरिकों के जरिए ही आसानी से रख सकता है। उदाहरण के लिए स्पार्टन्स और रोमन्स देखे। स्पार्टन ने एथेंस और थेबिस पर ओब्लिगार्की बैठाई, पर फिर भी उन्हें खो दिया। रोमन्स ने कैपुआ, कैथाजे और नुमांथिया पकड़ने के लिए उन्हें डिसमेंटल किया और फिर उन्हें खोया नहीं। रोमन्स ने ग्रीस को स्पार्टन तरह मुक्त रखकर चलाने की कोशिश की और सफल नहीं हुए, इसलिए उन्हें कई शहरों को तोड़ना पड़ा, क्योंकि सत्य यह है कि उन्हें छोड़कर रखना सुरक्षित नहीं होता। जो कोई उस सिटी को जिसका पुराने समय से लिबर्टी की याद हो और उसका मास्टर बनता है और उसे नष्ट नहीं करता, वह सोच सकता है कि वह सिटी बाद में उसको नष्ट कर देगी, क्योंकि रेबेलियन में वे हमेशा लिबर्टी और पुराने प्रिविलेज को अपना रेलिंग पॉइंट रखेगी और न समय न लाभ उसे भूलने पर मजबूर कर सकेंगे। वे उन्हें तब तक नहीं भूलेंगे जब तक वे डिसयूनाइटेड या डिस्प्रेस न कर दिया जाए, पर अवसर पाते ही वे फिर जुट जाते हैं, जैसे पिसा ने किया जब उसे फ्लोरेंटिनस ने सौंपी हुई बंदी अवस्था के बाद मौका मिला। लेकिन जब सिटी या कंट्री पहले से ही प्रिंस के अधीन रहती हो और उसके पुराने परिवार को खत्म कर दिया जाए, तो वे लोग जो आज्ञा के आदी है और जिनके पास पुराना प्रिंस नहीं है, वे अपने आप से किसी एक को राजा बनाने में असमर्थ होते हैं और खुद शासन करना नहीं जानते, इसलिए वे हथियार उठाने में बहुत धीमे होते हैं। और एक प्रिंस उन्हें आसानी से अपने पक्ष में कर सकता है और उन्हें सिक्योर कर सकता है। पर रिपब्लिक्स में अधिक चिवटता, अधिक घृणा और बदले की इच्छा रहती है, जो उनकी पुरानी लिबर्टी की याद को भी अभी शांत नहीं होने देती। इसलिए सेफेस्ट वे है या तो उन्हें नष्ट कर देना या वहाँ रिसाइड करना। चैप्टर 6 Concerning new principalities which are acquired by one's own army and ability। उन नए प्रिंसिपलिटीज के बारे में जो किसी व्यक्ति ने अपने खुद की सेना और एबिलिटी से जीती हो। यदि मैं पूरी तरह नए प्रिंसिपलिटीज के विषय में उच्चतम उदाहरण दूं, ऊपर बताए गए बड़े राज्य पुरुषों के रास्तों का हवाला दूं, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य प्राय दूसरों को चलाए मार्गों पर ही चलते हैं और उनकी नकल करते हैं, पर वे कभी पूरी तरह दूसरों के रास्ते का पालन नहीं कर पाते और न ही उनकी शक्ति तक पहुंच पाते। एक बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा महान लोगों के द्वारा बनाए गए रास्तों का पालन करना चाहिए और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना चाहिए, ताकि भले ही उसकी एबिलिटीज उनके बराबर न हो, उसे कामों में उनकी छाप तो दिखाई दे। वह धनुष चलाने वाले चालाक तीरंदाज की तरह काम करे, जो लक्ष्य से ऊपर निशान लगाता है ताकि गति और बॉल की सीमा के बावजूद लक्ष्य को छू सके। मैं कहता हूँ कि पूरी तरह नए प्रिंसिपलिटीज में जहाँ नया प्रिंस आता है, वह उन्हें रखना कठिन या आसान होगा। इस पर निर्भर करता है कि जिसने राज्य पाया उसकी एबिलिटी कितनी है, और प्रिंस बनना निज स्थिति से या तो एबिलिटी या फॉर्चुनेट की वजह से पॉसिबल होता है। इससे स्पष्ट है कि इनमें से जो भी हो कई मुश्किलों को कुछ हद तक कम करता है। फिर भी जो व्यक्ति भाग्य पर कम भरोसा करता है और अपनी ताकत पर ज़्यादा निर्भर करता है, वो अधिक मजबूती से स्थापित होता है। साथ ही यह आसान होगा कि अगर प्रिंस के पास कोई और राज्य न हो और वो वहाँ खुद रहकर राज्य संभाले। जो लोग अपनी एबिलिटी द्वारा और फॉर्चून के बिना राजा बने, उनके बेहतर उदाहरण है मोसेस, साइरस, रोमुलस, थीसस जैसे है। मोसेस एक अलग तरह का मामला है, क्योंकि वह ईश्वर की इच्छा का केवल कार्य करता था, मगर फिर भी उन्हें आदर मिलना चाहिए। साइरस और अन्य की क्रियाएं और कंडक्ट भी प्रशंसनीय है। उनके पास मौका मिला और उन्होंने ऐसे ज्ञान और बल से मोड़ा, और बिना उनकी अपॉर्चुनिटीज बेकार रहती। उदाहरण के लिए मोसेस को चाहिए था कि वो इज़राइल के लोग इजिप्ट में दास हो, ताकि वे उसे फॉलो करने के लिए तैयार हो।
रोमिलियस को चाहिए था कि वो अल्बा में न रहे और जन्म पर ही छोड़ा जाए ताकि वो रोम का राजा बन सके। साइरस को चाहिए था कि पर्शियन मेडेस के शासन से तंग हो। थीसस को चाहिए था कि एथेनियंस बिखरे हुए हो। यही अवसर उन्हें फॉर्चुनेट बनाते हैं और उनके एबिलिटी ने उन्हें समझने का साहस दिया कि उनका देश कैसे बड़ा और प्रसिद्ध हो सकता है। जो वीरतापूर्वक तरीकों से राजा बने उन लोगों को राज पाने में कठिनाई आती है, पर उन्हें रखने में आसानी होती है। मिलने वाली कठिनाइयाँ पार्टली इन नए नियमों और तरीकों से आती है जिन्हें स्थापित करना होता है। और ये याद रखना चाहिए कि नए ऑर्डर को लागू करना सबसे मुश्किल, सबसे खतरनाक और सबसे अनिश्चित काम है, क्योंकि इनोवेटर के विरोधी वे लोग होते हैं जो पुराने ढंग में अच्छा कर रहे होते हैं और नए से लाभ पाने वाले लोग ठंडे समर्थक होते हैं। ये ठंडक पार्टली विरोधियों से डर से आती है जिनके पास कानून का सहारा होता है, और पार्टली लोगों की आशंका से जो नई चीज़ों पर भरोसा नहीं करते जब तक वे लंबे अनुभव से साबित न हो। इसलिए जब विरोधियों को हमला करने का मौका मिलता है वे भागीदारी से हमला कर देते हैं, जबकि डिफेंसर लोग कमज़ोर तरीके से बचाते हैं। इस तरह प्रिंस और उसके साथ के लोग दोनों खतरे में पड़ जाते हैं। इसलिए पूछना ज़रूरी है कि क्या ये इनोवेटर्स अपने आप पर भरोसा कर सकते हैं या दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। मतलब क्या वे प्रेयर पर निर्भर है या फोर्स लगा सकते हैं। पहले में वे कम सफल रहते और कुछ भी स्थायी नहीं बन पाते, पर जब वे अपनी ताकत और हथियारों पर भरोसा कर पाते हैं तो वे खतरनाक होते हैं। इसलिए उन आर्म प्रोफेट्स ने जीत हासिल की और अनआर्म वाले नष्ट हुए। लोगों की प्रकृति बदलती रहती है, उन्हें मानना आसान है पर उन्हें उसी विश्वास में स्थिर रखना मुश्किल है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि ऐसी मेजर्स ली जाए कि जब विश्वास टूट जाए तब भी फोर्स के द्वारा उन्हें फिर से मानना पड़े। यदि मोसेस, साइरस, थीसस और रेमिलियस अनाम होते और वे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लंबे समय तक लागू नहीं कर पाते, जैसे कि हमारे समय में फ्रा गिरालाबो सैवोनारोला हुआ, जो अपनी नई व्यवस्था के साथ तबाह हो गया जब जनता का विश्वास उससे उठ गया और उसके पास अनबिलीवर्स को मानने पर मजबूर करने का कोई साधन न था। इसलिए ऐसे लोगों के लिए असिस्ट में बड़े मुश्किल आते हैं, पर एबिलिटीज होने पर वे उन्हें पार कर लेते हैं और जब विरोधी खत्म कर दिए जाते हैं तो वे सम्मानित, सुरक्षित और शक्तिशाली और खुशहाल रहते हैं। मैं इन महान उदाहरणों के साथ एक छोटे से उदाहरण को जोड़ना चाहता हूँ जो कुछ हद तक समान है। हायरोदी सायराक्यूजन। यह आदमी निजी स्थिति से उठकर सायराक्यूज का प्रिंस बना और उसने फॉर्चून के बजाय अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाया। सायराक्यूनन्स ऑपरेस थे और उन्होंने उसे कैप्टन चुना। बाद में वो उनका प्रिंस बन गया। उसकी एबिलिटी इतनी अधिक थी कि कोई कहता है कि उसे सिर्फ एक किंगडम चाहिए था कि वो राजा बन सके। उसने पुरानी सेना हटा दी, नई सेना बनाई और पुराने अलायंस छोड़े और नए बनाए, और क्योंकि उसके पास अपनी सेना और अलायंस थी उन्हीं आधारों पर उसने जो कुछ बनाया चाहा वो बना लिया। इस तरह उसे पाने में झंझट ज्यादा था पर रखने में कम। चैप्टर 7 Concerning new principalities which are acquired either by the arms of others or by good fortune। एक नई प्रिंसिपलिटीज के बारे में जो दूसरों की सेना या भाग्य से मिलते हैं। जो लोग केवल गुड फॉर्चून की वजह से प्राइवेट नागरिकों से प्रिंस बनते हैं, उन्हें उठने में तो थोड़ी मेहनत नहीं होती, पर आखिर तक टिके रहने में बहुत होती है। रास्ते में उन्हें कठिनाइयाँ कम आती है क्योंकि वे उड़ते हुए ऊपर चढ़ते हैं। जब वे शिखर पर पहुँचते हैं तब उन्हें बहुत मुश्किलें मिलती है। ऐसे वे हैं जिन्हें कोई राज्य पैसे देकर या उस शख्स के फेवर से दिया जाए जो उन्हें ऊंचा करता है, जैसा कि ग्रीस में लोनिया और हेलेस्पोंट के शहरों में हुआ, जहाँ डेरियस ने कुछ लोगों को प्रिंसेस बनाया ताकि वो उनके शहरों को उसकी सिक्योरिटी और ग्लोरी के लिए थाम रहे हैं। ऐसे ही वे एम्परर भी है जो सोल्जर्स की करप्शन से प्राइवेट सिटीजन से एम्पायर तक पहुंच गए। ऐसे लोग केवल उस शख्स की गुडविल और फॉर्चून पर खड़े होते हैं जो उन्हें ऊपर लाया, और ये दोनों ही चीज़ें बहुत अस्थिर और अनिश्चित है। इनके पास उस पद के लिए आवश्यक ज्ञान भी नहीं होता क्योंकि वे हमेशा प्राइवेट हालत में रहते हैं। इसलिए ये उम्मीद रखना ठीक नहीं कि वे कमांड करना चाहें जो वे लॉयल और फेथफुल बनाए रख सके।
जो स्टेट अचानक उठकर बनते हैं वे भी नए पौधों की तरह है जो तेजी से बढ़ते हैं और उनकी बुनियाद इतनी ठोस नहीं रहती कि पहला भी बड़ा तूफान उन्हें गिरा न दे। सिवाय इसके कि वे अचानक प्रिंस बने, वे ऐसी बड़ी एबिलिटी के मालिक हो कि वे तुरंत तैयार हो और फॉर्चून के हाथों आई चीज को संभाल ले, और वे वह बुनियादी खुद बाद में डाल दे जो दूसरे पहले से डालते हैं। अब एबिलिटी या फॉर्चून से प्रिंस बने दो तरीकों के उदाहरण मैं अपने याद से दूंगा। फ्रांसिस्को स्फोर्जा और सीजेर बोर्जिया। फ्रांसिस्को ने सही तरीका और बड़ी एबिलिटी से प्राइवेट स्थिति से ड्यूक ऑफ मिलान बनकर जो कुछ चिंता के साथ पाया था उसे बहुत मुश्किल से रखा। वही सेसेर बोर्जिया, जिसे जिसे जनता ड्यूक वैलेंटिनो कहती थी, उसने पिता के उभार के समय राज्य पाया और उसके पतन पर उसे खो दिया। भले ही उसने जीती भी मेहनत और बुद्धिमत्ता से अपने लिए तैयार की थी। जैसा ऊपर कहा गया, जो पहले अपने बुनियादी नहीं डालता वो बाद में बड़ी एबिलिटी से भी उन्हें डाल सके तो करेगा, पर वह आर्किटेक्ट के लिए परेशानी और बिल्डिंग के लिए जोखिम लेकर आता है। जैसे ऊपर कहा गया है, जो पहले अपने फाउंडेशन नहीं डालता वो बाद में बड़ी एबिलिटी से भी उन्हें डाल सके तो करेगा, पर वो आर्किटेक्ट के लिए परेशानी और बिल्डिंग के लिए जोखिम लेकर आता है। इसलिए ड्यूक के सारे कदमों को देखोगे तो पता चलेगा कि उसने अपने भविष्य की ताकत के लिए ठोस बुनियाद रखी। और मैं इन्हें बताने में अतिशयोक्ति नहीं समझूंगा, क्योंकि नए प्रिंस के लिए उसके कर्मों का उदाहरण देता हुआ बेहतर कोई उपदेश नहीं है। और अगर उसकी चालें फेल हुई तो वो उसकी गलती नहीं थी, बल्कि फॉर्चून की असाधारण बुराई थी। अलेक्जेंडर द सिक्स्थ ने अपने बेटे को बड़ा करने के चक्कर में सामने आई कई डिफिकल्टीज देखी। सबसे पहली, उसे ऐसा राज्य देना आसान न था जो चर्च का राज्य न हो, क्योंकि ड्यूक ऑफ मिलान और वेनेटिनियंस सहमत न होते। फेंजा और रिमिनी पहले से वेनेतियन प्रोटेक्शन में थे। इसके अलावा इटली की सेनाएं जिनकी मदद से वो बड़ा कर सकता था उन हाथों में थी जो पोप के बनने से डरती थी, जैसे ओरसिनी और कोलोनिसी। इसलिए अलेक्जेंडर को इस हालत को उलटना और पावर को उलझाना पड़ा ताकि वो कुछ हिस्सों पर खुद मजबूती से काबिज हो सके। वेनेटियंस भी कुछ कारणों से फ्रांस को इटली में वापस बुलाना चाहते थे, इसलिए पोप ने किंग लुइस की मैरिज डिसॉल्व कराकर मदद की और राजा इटली आया। जब ड्यूक ने रोमेंज पर कब्जा किया और कोलोनिसी को हराया, उसे आगे बढ़ने में दो चीजों ने बाधित किया। एक कि उसकी फोर्सेस पूरी तरह लॉयल नहीं लगती थी, दूसरा फ्रांस की गुडविल। ओरसिनी के व्यवहार ने उसे चेताया। जब फैंजा और बोलोंगा पर हमला करते समय वे अनिच्छुक दिखे, और राजा के इरादे का पता तब चला जब ड्यूक ने डची ऑफ अर्बिनो लेकर तुस्कानी पर हमला किया और राजा ने उसे रोक दिया। तब ड्यूक ने तय किया कि अब वह दूसरों की आर्मीज और लक पर निर्भर न रहे। सबसे पहले उसने रोम में ओरसिनी और कोलोनिसी पार्टियों को कमजोर किया। उन्होंने उनके जेंटलमैन को अपने साथ जोड़ लिया, उन्हें अच्छी रकम दी और ऑफिस और कमांड्स देकर सम्मानित किया, जिससे कुछ महीनों में उनकी फिक्शनल अटैचमेंट खत्म होकर ड्यूक की ओर बदल गई। फिर उसने मौका पाकर ओरसिनी को दबाया और कोलोना के एडरेंट्स को बिखेर दिया। जब ओरसिनी ने मैगियोने में साजिश की और पेरजुआ में मिलन किया, उसने अर्बिनो में रेबिलियन और रोमांगा में उथल पुथल हुई, पर वो ड्यूक ने फ्रेंच की मदद से काबू किया। अपनी अथॉरिटीज लौटाने के बाद वो फ्रेंच या किसी बाहरी शक्ति पर भरोसा न करके अपनी चालें चला। उसने सिगन और पैगलो को सिक्योर किया, पैसा, कपड़े, घोड़े देकर, और ओरसिनी के सरल लोगों को धोखे से अपने कब्जे में ले लिया, जिससे वे सिनिगालिया में पकड़े गए। नेताओं को खत्म करके और उनके लॉयल्टीज को अपने पक्ष में लेकर ड्यूक ने रोमांगा और डची ऑफ अर्बेनी पर अच्छी बुनियाद रखी, और जनता जो अपनी प्रोस्पेरिटी समझने लगी थी वो उसके साथ हो गई। जब ड्यूक ने रोमांगा पर कब्जा किया तो उसने पाया कि वहाँ के पुराने शासक कमजोर थे और जनता को लूटते थे, न कि चलाते थे। इसलिए देश लूट, झगड़े और हिंसा से भरा था। उसने शांति और ओबीडियंस लाने के लिए एक कैपेबल गवर्नर की आवश्यकता समझी और मेसेर रेमिरो डिओर्को को शक्तिशाली अधिकार दे दिए। रेमिरो ने थोड़े समय में
कड़ी सख्ती से शांति और एकता लौटा दी। पर ड्यूक ने सोचा कि इतनी अथॉरिटी से राबिरो स्वयं नफरत का कारण बन जाएगा, इसलिए उसने एक न्यायालय बनाया जिसमें सभी शहरों के एडवोकेट्स हो। फिर उसने रामिरो को पकड़वाया और एक दिन उसे सेसेना की पिज्जा में ब्लॉक और खूनी चाकू के साथ लटका दिया, ताकि दिखाया जा सके कि क्रूरता मंत्री की थी, न कि ड्यूक की। इस करतब ने लोगों को संतुष्ट और भयभीत दोनों कर दिया। अब ड्यूक की आगे की तैयारी पर आते हैं। उसने सोचा कि चर्च का अगला सक्सेसर उसके प्रति फ्रेंडली न भी हो तो वह उसे क्यों छीन सकता है। उसने 4 योजनाएं बनाई। पहले, जिन लोगों को मालिकों के हिस्से उससे छीने थे उनके परिवारों को समाप्त करना। दूसरा, रोम के सभी जेंटलमैन को अपने पक्ष में लेना। तीसरा, कॉलेज को अपने पक्ष में करना। चौथा, इतनी शक्ति इकट्ठा करना कि पोप की मृत्यु पर पहली चोट का सामना कर सके। अलेक्जेंडर की मृत्यु तक ड्यूक ने इन चारों में से 3 कर लिए थे। उसने जितने डिस्पोज्ड लॉर्ड्स पकड़ सकते थे उन्हें मारा, रोमन जेंटलमैन को अपने में जीत लिया और कॉलेज में सबसे बड़ी पार्टी बना ली थी। आगे वो तुस्कानी पर काबिज होना चाहता था, क्योंकि उसके पास परजुया और पायम्बिनो भी थे और पिसा उसकी प्रोटेक्शन में थी। पिसा पर उसके पास अधिकार था और लुका और साइना भी झुक गए थे। वह जितना सुखी था, उसने इतनी ताकत इकट्ठा कर ली थी कि अलेक्जेंडर की मृत्यु न होती तो वह इंडिपेंडेंट होकर आगे बढ़ सकता था। पर अलेक्जेंडर अपनी तलवार खींचे 5 साल बाद मर गया। उसने ड्यूक को रोमांगा ही कॉन्सोलिडेटेड छोड़ दिया और बाकी सब हवा में। 2 शक्तिशाली शत्रु सेनाओं के बीच और स्वयं गंभीर रूप से रोगी पड़ा हुआ पाया गया। पर ड्यूक की साहस और एबिलिटीज ऐसी थी और उसने इतनी जल्दी इतनी ठोस बुनियादें रख दी थी कि अगर उसे बड़ी सेनाएं पीछे न लगी या अगर वह स्वस्थ होता तो वह सब मुश्किलें पार कर सकता था। रोमांगा 1 महीने से ज्यादा उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। रोम में आधा जीवित रहकर भी वह सुरक्षित रहा। बैग्लियोनी, वितेली और ओर्सिनी रोम आ सकते थे, पर उनके पास कुछ नहीं हुआ। यदि वह स्वस्थ रहा होता तो सब कुछ अलग होता। अब जुलियस द सेकंड चुना गया। तब ड्यूक ने मुझसे कहा कि उसने सब कुछ सोचा था जो अलेक्जेंडर की मृत्यु पर हो सकता था और उपाय कर रखा था, सिवाय इसके कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह खुद मरने वाला है। जब ड्यूक के सभी कार्य याद किए जाते हैं, मुझे उसे दोष देना कठिन लगता है। मैं उसे उन लोगों के आदर्श मानता हूँ जो दूसरों की आर्म्स या फॉर्चून से सत्ता पर बैठते हैं। उसने बहुत ऊंचे इरादे रखे और क्रियाएं उसी के अनुरूप की। केवल अलेक्जेंडर की छोटी उम्र और ड्यूक की बीमारी ने उसके डिजाइन्स को विफल किया। इसलिए जो कोई नई प्रिंसली सिटी में खुद को सिक्योर करना चाहे उसे फ्रेंड बनाना होगा, फोर्स या फ्रॉड से जीतना होगा, जनता में प्यार और डर पैदा करना होगा, सैनिकों को असम्मान और अनुसरण जीतना होगा। वे जिनके पास शक्ति या कारण है उन्हें खत्म करना होगा। पुरानी व्यवस्था बदलनी होगी, कठोर और दयालु दोनों बनना होगा। बेईमान सैनिकों को नष्ट कर नए बनाना होगा। राजाओं और राजकुमारों के साथ ऐसी दोस्ती रखना होगा कि वे उस उत्साह से मदद करें और सतर्कता से नाराज हो। उसे इससे बेहतर उदाहरण कोई नहीं मिलेगा। केवल उसकी गलती जूलियस द सेकंड के चुनाव में थी। उसने एक गलत चुनाव किया, क्योंकि यदि वो अपने मन का पोप चुन न सका तो उसने किसी भी अन्य के चुने जाने को रोका होता। उसे उन कार्डिनल्स के चुनाव में सहमति नहीं देनी चाहिए थी जिन्हें उसने चोट पहुंचाई थी, या जो बोंटिस बनने पर उससे डरते थे, क्योंकि लोग तो डर से या घृणा से चोट पहुंचाते हैं। जिन लोगों को उसने चोट पहुंचाई उनमें सैन पैत्रो वैद वेनकुला, कोलोना, सैन गॉर्जियो और एसिनियो थे। बाकी लोग उसे डरते थे, रियोने और स्पेनियार्ड्स को छोड़कर। इसलिए ड्यूक को पहले एक स्पेनियार्ड पोप बनाना चाहिए था, या कम से कम रोइनो को मान लेना चाहिए था, न कि सैन पेत्रो वैद वेनकुला को, जो मानता है कि नए लाभ पुराने घावों को भुला देंगे। वो भ्रामक है। इसलिए ड्यूक ने चुनाव में गलती की और उसकी अंतिम तबाही का कारण बनी। चैप्टर 8 कंसर्निंग दोज हु हैव ऑब्टेन प्रिंसिपलिटीज बाय विकेडनेस। उन लोगों के बारे में जिन्होंने दुष्टता से प्रिंसली पद हासिल किया। एक प्रिंस प्राइवेट अवस्था से 2 तरीके से उठ सकता है, जिनमें से कोई पूरी तरह फॉर्चून या जीनियस का नहीं होता, पर मुझे इन पर चुप रहना उचित नहीं लगता।
ये तरीके हैं, या तो किसी विक्ट या नेफेरियस तरीके से कोई प्रिंस बनता है, या फिर सहनागरिकों की फेवर से कोई प्राइवेट व्यक्ति अपने देश का प्रिंस बन जाता है। पहले तरीके को मैं दो उदाहरणों से स्पष्ट करूंगा, एक पुराना और एक आधुनिक, और इन दोनों से ये समझाया जा सकता है कि किस तरह दुष्ट चालों से पहुंचने वालों ने सत्ता पाई। एगाथोक्लिस द सिलियंस सायराक्यूस का राजा हुआ। वह सिर्फ प्राइवेट ही नहीं बल्कि नीची और घृणित हालत से आया था। वह एक पॉटर का बेटा था। वह अपने भाग्य के बदलाव में हमेशा इनफेमस लाइफ जीता। फिर भी उसने इतना दिमाग और शरीर की शक्ति दिखाई कि उसने मिलिट्री प्रोफेशन को अपनाकर कदम कदम पर उठते हुए सायराक्यूस को प्रोएटोर बना गया। सायराक्यूस का प्राइटोर बन गया। वहां पहुंचकर उसने ठान लिया कि वह बिना किसी की मदद से और बलपूर्वक खुद को प्रिंस बना लेगा। उसने कार्थाजिनियन अमिलकार से समझौता किया। एक सुबह उसने जनता और सेनेट को बुलाया, मानो रिपब्लिक की बातें करनी है, और एक संकेत पर सैनिकों ने सारे सेनेटर और सबसे अमीर लोगों को मार डाला। उनकी मदद के बाद उसने शहर का प्रिंस डोम को पकड़ा, किसी बड़े ग्रोह उत्पाद के। भले ही कार्थाजिनियंस ने उसे 2 बार हराया और आखिर में सेज लगा दिया, पर उसने न केवल अपना शहर बचाया बल्कि कुछ सैनिक वहां रखकर बाकी के सारे अफ्रीका पर हमला किया और शीघ्र ही सायराक्यूस पर सेज उठवा दी। कार्थाजिनियंस को एक्सट्रीम नेसेसिटी में शरण लेनी पड़ी और अगाथोक्लोस को सिलिसी दिया और उन्हें अफ्रीका पर संतोष करना पड़ा। अगाथोक्लोस के कार्यों में बहुत कम फॉर्चून दिखता है। उसने स्टेप बाय स्टेप कई मुसीबतों और पेरिल्स के साथ मिलिट्री करियर्स में उठकर यह हासिल किया और बाद में सभी हजर्स के साथ रोका गया। पर फेलो सिटीजन्स को मारना, दोस्तों को धोखा देना, बिना फेथ, मर्सी और रिलीजन के काम करना कोई टैलेंट नहीं है। ऐसे तरीके एम्पायर दिला सकता है पर ग्लोरी नहीं। फिर भी अगाथोक्लो की साहसिकता और हार्डशिप को सहने की महानता को नकारना उचित नहीं, पर उसकी बारबेरियस क्रुएल्टी और अमानवीयता उसे सबसे शानदार पुरुषों में से नहीं बनने देती। जो उसने पाया वो न फॉर्चून था न जीनियस। आज के समय में अलेक्जेंडर द सिक्स के रूल्स के दौरान ऑल्विरोटो द फेर्मो का उदाहरण आता है। वह अनाथ छोड़ दिया गया था और मैटरनल अंकल गियोनानी फोगलियानी ने उसे पाला। जवान होने पर उसे पैगोलो वाइतेली के अधीन भेजा गया ताकि वह सैन्य प्रशिक्षण पाए। पैगोलो के मरने पर उसने वाइतिलोजो के अधीन भी लड़ाई की और जल्दी ही वह वृद्ध और तेज दिमाग वाले जवान बन गए। पर दूसरों के अधीन रहना उसे छोटा लगा और उसने कुछ फेर्मिनियंस और वाइतेलिशी की मदद से फर्मों पर कब्जा करने की ठानी। उसने जियोनानी को यह बताकर कि वह घर आ रहा है और सम्मानित ढंग से 100 हॉर्समैन लेकर आएगा। जियोनानी ने उसे सम्मान से अपनाया और अपने घर पर रखा। कुछ दिनों बाद ओलिवेरेटो ने भव्य बैंक्वेट दिया जिसमें गियोनानी और फेर्मो के प्रमुख शामिल हुए। बैंक्वेट होने के बाद ओलिवेरेटो ने गंभीर बातें करने का बहाना बनाकर उन्हें एक प्राइवेट चैम्बर में बुलाया और वहां से सोल्जर ने छिप कर आकर गियोनानी और बाकी प्रमुखों को मार डाला। मर्डर्स के बाद ओलिवेरेटो ने घोड़े पर चढ़कर शहर में सैर की, प्रमुख मजिस्ट्रेट को पैलेस में घेर लिया और लोगों को डराकर मजबूर किया कि वे उसे प्रिंस के रूप में मान ले। उसने उन सभी मैलकंटेंट को मार डाला जो उसे अचानक नुकसान पहुंचा सकते थे और नए सिविल और मिलिट्री ऑर्डिनेंस से खुद को मजबूत किया। उस एक वर्ष में फेर्मो में सुरक्षित रहा और अपने पड़ोसियों के लिए भयावह बन गया। पर सेजार बोर्जिया ने ओर्सिनी और वाइतेली के साथ मिलकर सिनिगिलिया में पकड़वाया और एक वर्ष बाद ओलिवेरेटो को वितेलोजो के साथ गला दबाकर मार दिया गया। कुछ लोग आश्चर्य कर सकते हैं कि अगाथोक्लोस और उनके जैसे लोग इतने बड़े धोखा और क्रूरताओं के बाद कैसे लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं और बाहरी दुश्मनों से बचते हैं और खुद के नागरिकों द्वारा भी बच जाते हैं। इसका कारण सेवेरिटी का सही या गलत उपयोग है। सही तरह से उपयोग की गई सेवेरिटी वो होती है जो एक ही बार में कर दी जाए और जिसकी ज़रूरत सिक्योरिटी के लिए हो और बाद में उसे तब तक नहीं दोहराया जाए जब तक कि वह सब्जेक्ट्स के लाभ में मोड़ न दी जा सके। गलत उपयोग वह है जो शुरू में कम हो पर समय के साथ बढ़े। पहले सिस्टम अपनाने वाले लोग अपने शासन को कुछ हद तक नरम कर सकते हैं, जैसा
एगाथोक्लेस ने किया। दूसरे तरीके अपनाने वालों का टिक कर रहना असंभव है। इसलिए जब कोई असर पर राज्य छीनता है, उसे उन सभी इंजरीज का ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए जिन्हें उसे देना जरूरी है, और उन्हें एक ही बार में कर देना चाहिए ताकि उन्हें रोजाना दोहराना न पड़े। इससे लोग कम परेशान होंगे और बाद में बेनिफिट्स देखकर उन्हें अपने में जितना संभव होगा। जो ऐसा नहीं करता उसे या तो डर से या बुरे सुझाव पर हमेशा चाकू हाथ में रखना पड़ेगा। लोग उसके सब्जेक्ट पर भरोसा नहीं कर सकेंगे और वे उसके साथ जुड़ भी नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें बार बार चोटें मिलती रहेंगी। इसलिए इंजरीज को एक बार में देना चाहिए ताकि उनका दर्द कम लगे, और बेनिफिट्स धीरे धीरे देना चाहिए ताकि उनका स्वाद लंबे समय तक बना रहे। और सबसे ऊपर, प्रिंस को अपने लोगों के बीच ऐसा रहना चाहिए कि किसी अनपेक्षित परिस्थिति से वह बदल न जाए, क्योंकि अगर ज़रूरत उथल पुथल के समय पड़ी तो तुम कठोर उपायों के लिए बहुत देर कर चुके हो, और नरम उपाय भी उस समय काम नहीं आते क्योंकि लोग उन्हें मजबूर समझते हैं और उन पर कोई कर्ज नहीं मानते। चैप्टर 9, कंसर्निंग अ सिविल प्रिंसिपलिटी। सिविल प्रिंसिपलिटी के बारे में, जहाँ कोई अग्रणी नागरिक अपने सह नागरिकों की फेवर से न तो दुष्टता और न ही अत्याचार से अपने देश का प्रिंस बनता है, उस हालत को हम सिविल प्रिंसिपलिटी कह सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि जीनियस या फॉर्चून पूरी तरह हो। अक्सर एक खुशकिस्मत चतुराई ही काफ़ी होती है। ऐसी प्रिंसडम या तो लोग द पीपल की फेवर से मिलती है या नोबल्स की फेवर से। हर शहर में ये दोनों पार्टियां मिलती है। लोग न चाहते कि नोबल उन्हें दबाए और नोबल चाहते हैं कि लोग उन पर टिके। इस विरोध से 3 नतीजे निकलते हैं, या तो प्रिंसिपलिटी बनती है, या सेल्फ गवर्नमेंट रिपब्लिक, या अनार्की होती है। प्रिंसिपलिटी वही बनती है जिसे लोगों में से कोई नोबल में से कोई मौका पाकर उभरे। नोबल्स जब देखते हैं कि वो लोगों का सामना नहीं कर सकते तो किसी अपने को उभार कर प्रिंस बना देते हैं ताकि उनके साय में वे अपनी महत्वाकांक्षा निभा सके। लोग भी जब नोबल्स का दबदबा सहन न कर सके तब किसी अपने को प्रिंस बना देते हैं ताकि उसकी अथॉरिटी उन्हें बचाए। जो नोबल्स की मदद से सत्ता पाता है उसे बनाए रखना मुश्किल होता है क्योंकि उसके चारों ओर बहुत ऐसे लोग होते हैं जो खुद को उसके समकक्ष समझते हैं, इसलिए वो उन्हें ठीक से रूल नहीं कर पाता। पर जो पॉपुलर फेवर से आता है वह अकेला खड़ा होता है और उसके आसपास ऐसे कम लोग होते हैं जो उसकी आज्ञा न माने। इसके अलावा नोबल्स को बिना चोट पहुंचाए संतुष्ट करना ठीक है, और लोगों को संतुष्ट किया जा सकता है क्योंकि लोगों की मांग न्याय संगत होती है। वे सिर्फ दबाव न चाहते, नोबल्स चाहते हैं दबाना। यह भी जोड़ना चाहिए कि प्रिंस हॉस्टाइल पीपल के खिलाफ कभी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रह सकता क्योंकि वे बहुत संख्या में होते हैं, पर हॉस्टाइल नोबल से वह न केवल अबेंडनमेंट का डर रखता है बल्कि ओपन रेबेलियन भी कर सकते हैं। नोबल ज़्यादा दूरदर्शी और चालाक होते हैं। वे समय रहते ही अपनी जान बचा लेते हैं और उस पर जो लग रहा है उससे लाभ उठाते हैं, पर प्रिंस को हमेशा उन्हीं लोगों के साथ रहना पड़ता है। नोबल्स को वो रोज बना या बिगड़ा सकते हैं। निष्कर्ष यह है कि नोबल्स 2 तरह की प्रवृत्तियां रखते हैं, या तो वे पूरी तरह तुम्हारी किस्मत से बन जाते हैं या नहीं, जो खुद को बांध लेते और लालची नहीं होते। उन्हें आदर और प्रेम देना चाहिए। जो नहीं बांधते उन्हें या तो उनके साहस की कमी की वजह से इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे अच्छे काउंसलर को फायदा होता है, या अगर वे महत्वाकांक्षी है और नहीं बांधते तो उनसे सावधान रहना चाहिए। उन्हें खुले दुश्मन की तरह समझो क्योंकि वे विपत्ति में तुम्हारे गिराने में मदद करेंगे। इसलिए जो कोई लोगों की फेवर से शासक बना उसे लोगों का मित्र बनाए रखना चाहिए। यह आसान है क्योंकि वे बस न दबाए जाने की मांग करते हैं, पर जो नोबल की फेवर से बने और लोगों के विरुद्ध उठे हैं उन्हें सबसे ज़रूरी काम करना चाहिए कि वे लोगों को अपने पक्ष में कर ले। यह वे कर सकते हैं यदि वे लोगों को अपनी सुरक्षा में ले ले। जब लोग उससे अच्छे पाते हैं जिससे उन्होंने बुरे की उम्मीद की थी तो वे जल्दी से उसके प्रति वफादार हो जाते हैं, बहुत बार और ज़्यादा जल्दी बन जाते हैं, जैसे अगर वे स्वयं भूले से उन्हें चुने होते। प्रिंस लोगों का स्नेह उनके तरीकों से जीत सकता है। ये उपाय परिस्थिति के अनुरूप बदलते हैं, इसलिए यहाँ सख्त नियम बताना कठिन है। पर एक बात निश्चय है, अगर लोग मित्र न हो
तो एडवर्सिटी में कोई सिक्योरिटी नहीं रहती। नाबिस, स्पार्टियन के प्रिंस ने संपूर्ण ग्रीस और विजयी रोमन सेना का सामना किया और देश व सरकार दोनों बचाए। उसने साबित किया कि कुछ ही लोगों के खिलाफ सुरक्षा बनाना काफी था, पर यदि लोग ही हॉस्टाइल होते, यह प्राप्त न होता। और यह कहकर किसी को इल्जाम न करना चाहिए कि जो लोग लोगों पर भरोसा करते, वे कीचड़ पर घर बनाते हैं, क्योंकि यह मुसीबत तब आती है जब एक प्राइवेट सिटीजन सोचता है कि लोग उसे तभी बचाएंगे जब वह मजिस्ट्रेट या बाहरी दुश्मनों से दबा होगा, और वह अक्सर धोखा खाता है, जैसा ग्रासी और मिसेर गोर्जियोस कैली के साथ हुआ। पर एक बहादुर, कमांड करने योग्य और संकट में विचलित न होने वाला प्रिंस, जो जनता को उत्साहित और संगठित रखे, वह कभी धोखा नहीं खाएगा। उसका नींव मजबूत होगा। ये प्रिंसिपलिटीज खतरों में तब आती है जब वे सिविल से एब्सोल्यूट शासन की ओर बढ़ने लगे। ऐसे प्रिंसेस या तो खुद सीधे रूल करते हैं या मैजिस्ट्रेट के जरिए। बदला तरीका कमजोर है, क्योंकि वो नागरिकों पर टिका रहता है जिन्हें मैजिस्ट्रेसी दी गई है, और वे ट्रबल टाइम में इंटरव्यू या खुली चुनौती से सरकार को गिरा सकते हैं। साजिश या खुली चुनौती से सरकार को गिरा सकते हैं। ऐसे समय में प्रिंस के पास भरोसेमंद लोग होंगे। इसलिए बुद्धिमान प्रिंस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके नागरिक हर हालत में स्टेट और उसकी आवश्यकता अनुभव करें, तभी वे सच्चे बने रहेंगे। चैप्टर 10, कंसर्निंग द वे इन विच द स्ट्रेंथ ऑफ ऑल प्रिंसिपलिटीज आउट टू बी मेजर्ड। किसी प्रकार किसी भी प्रिंसडम की ताकत को मापा जाना चाहिए। एक और बिंदु पर विचार करना जरूरी है। क्या प्रिंस के पास इतनी शक्ति है कि जरूरत पड़ने पर वह अपने संसाधनों से खुद का बचाव कर सके, या हमेशा दूसरों की मदद पर निर्भर रहे? मैं उन्हीं को सेल्फ सपोर्टिंग मानता हूँ, जिनके पास इतने आदमी या पैसे हो कि वे पर्याप्त सेना उठाकर खुले मैदान में किसी भी हमलावर से भिड़ सके। जो ऐसा न कर सके, वे हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे और वे अपने को सिर्फ दीवारों को पीछे छुपा कर बचाएंगे। पहले केस पर हमने पहले बात की। दूसरे केस में मैं केवल यह कहूँगा कि ऐसे प्रिंस को टाउन की प्रोविजन और फोर्टिफिकेशन पर ज़्यादा जोर देना चाहिए और कंट्री में खुलकर लड़ने की कोशिश न करनी चाहिए। जिसने शहरों को अच्छी तरह से फोर्टिफाइड रखा और सब्जेक्ट के अन्य मामलों को ठीक से संभाला, उसे कोई बिना बड़ी सावधानी के अटैक नहीं करेगा। लोग उन अभियानों के खिलाफ होते हैं जिनमें स्पष्ट कठिनाई दिखाई देती है। जर्मनी के टाउन्स पूरी तरह फ्री है, उनके आसपास थोड़ी ही कंट्री है, और वे एम्परर को तब मानते हैं जब उन्हें सुविधा हो। वे किसी नज़दीकी शक्ति से डरते नहीं, क्योंकि वे मजबूत फोर्टिफिकेशन रखते हैं, उचित डिच और वॉल्स, पर्याप्त आर्टिलरी और साल भर का राशन पब्लिक डिपोट में रखते हैं। इसके अलावा वे लोगों को काम देते हैं, जो शहर की ताकत है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस महत्व देते हैं और उनके ऑर्डिनेंस बनाते हैं। इसलिए एक प्रिंस जिसके पास एक स्ट्रॉन्ग सिटी है और जो लोगों को नापसंद नहीं है, उस पर हमला मुश्किल होगा। यदि कोई अटैक करे तो वह शर्मनाक विफलता के साथ भगा दिया जाएगा, और दुनिया की बदलावशीलता के कारण फील्ड में 1 साल तक आर्मी रखना मुश्किल है। अगर कहा जाए कि लोग शहर के बाहर अपनी प्रॉपर्टी देखने के लिए जाएंगे और उसे जला देखकर राजा पर क्रोध करेंगे, तो उत्तर यह है कि एक सशक्त और साहसी प्रिंस ऐसे हालत में अपने लोगों को आश्वासन और रणनीति देकर, और जो अधिक साहसी है उनसे अलग व्यवहार करके, उनको कंट्रोल में रखकर स्थिति संभाल लेगा। शत्रु जब आकर पहली आगजनी करेगा तो लोगों की आत्मा गर्म रहेगी, पर बाद में जब ताप ठंडा हो जाए और क्षति हो चुकी हो, तब लोग अपने प्रिंस के साथ फिर जुड़ते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रिंस ने उन्हें सुरक्षित करने का प्रयत्न किया। मनुष्य उन लाभों से उतना बंधा होता है जितना उन कष्टों से जिनका वो सामना करता है। इसलिए एक बुद्धिमान प्रिंस शुरुआत से अंत तक अपने नागरिकों का मन बनाए रख सकता है, यदि वह उन्हें समय पर डिफेंड और सपोर्ट करे। चैप्टर 11, कंसर्निंग इक्लेसियास्टिकल प्रिंसिपलिटीज। धार्मिक प्रिंसिपलिटीज के बारे में। अब केवल धार्मिक प्रिंसिपलिटीज पर बात बची है। उनको हासिल करना शायद कैपेसिटी या गुड फॉर्चून से हो सकता है, पर इन्हें बनाए रखना किसी भी एक पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि ये धर्म के पुराने ऑर्डिनेंसेस द्वारा टिके रहते हैं, जो इतने शक्तिशाली है
कि ये प्रिंसिपलिटीज़ उनके प्रिंस के व्यवहार और जीवन से भी नहीं हटती है। ये प्रिंस राज्य रखते हैं पर रक्षा नहीं करते, उनके सब्जेक्ट होते हैं पर वे उन पर शासन नहीं करते। और ऐसे राज्य भले ही बिना गढ़ के हो छीने नहीं जाते, और सब्जेक्ट भले ही शासित न हो परेशान नहीं होते अगर उनके पास न इच्छा न शक्ति है अलग होने की। ऐसे प्रिंसिपलिटीज सुरक्षित और खुशहाल माने जाते हैं, और क्योंकि यह शक्ति ऐसी है जिस तक मानव मन नहीं पहुंच पाता, और मैं इन पर और नहीं बोलूँगा। ये ईश्वर के द्वारा उठाए और संजोए गए हैं, और इन पर विस्तार से चर्चा अशोभनीय होगी। फिर भी यदि कोई पूछे कि चर्च ने टेम्पोरल पावर कैसे बढ़ा ली, ये देखकर कि अलेक्जेंडर के समय से पहले इटालियन पोटेंटेंट्स ने टेम्पोरल पावर को हल्का समझा था, पर अब फ्रांस का राजा उससे डरता है। इसने वेनेटियंस को इटली से भगा दिया, तो इसे स्मरण करना उपयोगी होगा। चार्ल्स किंग ऑफ फ्रांस के इटली में आने से पहले इटली पोप, वेनेटियंस किंग ऑफ नोबल्स, ड्यूक ऑफ मिलान और फ्लोरेंटिनस के अधीन था। इन पोटेनेंट्स के दो बड़ी चिंताएं थी। एक ये कि कोई फॉरेनर हथियार लेकर इटली में न आए, और दूसरी ये कि कोई खुद से अधिक टेरिटरी न ले ले। पोप और वेनेटियंस पर सबसे ज़्यादा चिंता थी। वेनेटियंस को रोकने के लिए सबका एक होना ज़रूरी था, और पोप को दबाने के लिए रोम के बैरोन्स ओर्सिनी और कोलेंसिनी का इस्तेमाल होता रहा, जो विभाजित थे और पोनिटिफिकेशन को कमज़ोर रखते थे। भले कोई पोप्स बहादुर हो जैसे सिक्सटस, पर भाग्य और बुद्धि के बावजूद वे इन समस्याओं से छुटकारा नहीं पा सके, और पोप्स की छोटी आयु भी कमज़ोर थी। एक औसतन 10 साल के जीवन में वह किसी एक फैक्शन को हमेशा के लिए नष्ट नहीं कर सकता। फिर अलेक्जेंडर सिक्स्थ आया, जिसने दिखाया कि एक पोप पैसा और आर्म से कितना प्रभावित हो सकता है, और ड्यूक वैलेंटिनो और फ्रेंच के प्रवेश से उसने वही किया जो ऊपर हमने ड्यूक के कामों में देखा। भले उसका मकसद चर्च का नहीं ड्यूक का था, पर उसका काम चर्च की महानता में योगदान हुए जो उसके और ड्यूक के बाद भी टिक गया। फिर जूलियस आया और पाया चर्च मजबूत। रोमांगा पूरे चर्च के पास, रोम के बैरोस बेबस और अलेक्जेंडर के दंडों ने फैक्शंस मिटा दी थी। जूलियस ने चर्च की संपत्ति इकट्ठा करने का तरीका और बढ़ाया। उसने बोलोंगा हासिल करने, वेनेतियंस को कमज़ोर करने और फ्रेंच को इटली से निकालने की मंशा पूरी की। उसने चर्च को मजबूत किया, न कि किसी प्राइवेट शख्स को। उसका काम चर्च को आर्म्स और पवित्रता दोनों से बड़ा बनाता था। इसलिए पॉन्टिफिकेट की शक्ति बढ़ी और उम्मीद है कि आगे बढ़ती रहेगी। चैप्टर 12, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सोल्जर्स देयर आर एंड कंसर्निंग मर्सिनरीज, सैनिकों के प्रकार और मर्सिनरीज के बारे में। अब मैं उन साधनों की चर्चा करूंगा जिनसे प्रिंसिपलिटीज ऑफेंस और डिफेंस करते हैं। पहले हमने कहा कि किस राज्य की नींव अच्छी नहीं होगी तो वह बर्बाद हो जाएगा। सब राज्यों की मुख्य नींव अच्छी लॉज और अच्छी आर्म्स है, और जहाँ स्टेट अच्छी तरह आर्म है वह अच्छे लॉज बनते हैं। मैं लॉज छोड़कर आर्म पर बोलूँगा। आर्म्स वे है अपने खुद के नेटिव, मर्सिनरीज, ऑक्सिलरीज या मिक्स। मर्सिनरीज और ऑक्सिलरीज बेकार और ख़तरनाक होते हैं। अगर कोई अपना राज्य इन्हीं पर टिका कर रखेगा तो वो सुरक्षित नहीं रहेगा। वह बिखरे हुए, महत्वाकांक्षी और अनुशासनहीन होगा। दोस्त के सामने बहादुर, पर दुश्मन के सामने कायर। न तो उन्हें ईश्वर का भय और न ही मनुष्यों के प्रति फिडेलिटी। शांति में वे चोरी करेंगे और युद्ध में वे भागेंगे। उनका कारण मात्र पैसा होता है, संपत्ति होती है, जो इतना कम है कि वे तुम्हारे लिए मरने को तैयार नहीं। वे तब अच्छे सैनिक देखते हैं जब युद्ध न हो, युद्ध में भाग जाते हैं। इटली का पतन इन मर्सनरीज पर लंबे समय तक निर्भर रहने के कारण हुआ, और जैसा इतिहास देखता है, प्रिंसेस ही अपने पापों के कारण भुगतते रहे, जिससे इटली संघर्ष में पड़ी। मर्सिनरी कैप्टेनियंस या तो सक्षम होते हैं या नहीं। अगर सक्षम है तो उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे अपनी उन्नति चाहते हैं और वे उन्हें दबा सकते हैं या दूसरों के साथ मिलकर तुम्हारे इरादों के खिलाफ काम कर सकते हैं। अगर कैप्टन अक्षम है तो वह सामान्य रूप से राज्य को नष्ट कर देगा। यह तर्क कि हथियार किसी के पास हो तो व्यवहार एक जैसा होगा, गलत है। जब युद्ध हो तो प्रिंस को
खुद आगे जाना चाहिए या रिपब्लिक को अपने सिटीजन्स भेजने चाहिए और योग्य लोगों को लॉस के जरिए बांध कर रखना चाहिए। इतिहास ने दिखाया है कि जिन राज्यों ने अपनी सेना खुद उठाई वे प्रगति करते रहे और मर्सनरीज ने सिर्फ नाश किया। रोम और स्पार्टास ने जनता के ओन आर्मी से बहुत समय तक आज़ादी और ताकत रखी। स्विस भी पूरी तरह से आम और फ्री है। पुराने मर्सनरीज का उदाहरण कैर्थागिनियंस है, जिन पर पहले युद्ध के बाद ही उनके और मर्सिनरी सोल्जर्स ने दबदबा कर लिया। इपैमिनोडास के मरने के बाद फिलिप्स ऑफ मर्सेडोन थेबन्स द्वारा दिए गए कैप्टन के पद से उठकर उनकी लिबर्टी छीन ले गया। मिलानिसी ने फ्रांसिस्को स्फोर्जा को वैलेंटियंस के खिलाफ फायर किया। उसने कोरोवाजियो में विजयी होकर बाद में अपने ही मालिकों पर भारी पड़ गया। इसी तरह इटली के कई एग्जाम्पल्स में मर्सिनरीज ने अंततः देश को नुकसान पहुंचाया। चार्ल्स ने इटली पर कब्जा कर लिया, लुइस ने लूट मचाई, फर्दिनांड ने बर्बादी फैलाई और स्विस ने अपमानित किया। उन मर्सिनरी कैप्टन्स ने इन्फेंट्री का महत्व घटाया ताकि वे कैलवरी के छोटे बल पर टिक सके। परिणाम यह हुआ कि एक आर्मी में फुट सोल्जर बहुत कम बचे। वे अपने लिए फटीक और डेंजर घटाने की नीति लेकर चले। प्रिजनर्स लेना और बिना रैंसम छोड़ा जाना, रात में टाउन्स पर अटैक न करना, कैंप्स को स्टॉकेड्स या डिच से न घेरना, विंटर कैंपर से बचाना, इन नियमों ने उन्हें सुविधाजनक बनाया पर इटली को दास्ता में डाल दिया, स्लेवरी में डाला। उनके कारण प्राप्तियां धीमी और छोटे स्तर की रही पर नुकसान अचानक और भारी हुए। इटली में मर्सिनरीज के उदय की कहानी लंबी है। अल्बेरिगो दा कोनियो स्कूल ने ब्रासियो और स्फोर्जा जैसे कैप्टन्स दिए और बाद के कैप्टन्स ने इटली को इतने सालों में जिस तरह नुकसान पहुंचाया वो स्पष्ट है। वेनेटियंस ने पहले अपने लोगों को लड़ाकर सफलता पाई, पर जैसे ही उन्होंने ज़मीन पर विस्तार किया उन्होंने इटली के बारे में आदतें अपना ली। कार्मी गुनोला के समय उन्होंने सीखा कि कैपेबल कैप्टन भी खतरा हो सकता है और उन्होंने उसे मारकर खुद ही सुरक्षा की, परंतु बाद में उनकी भूमि वर्चस्व में एक झटके में खो गई, जैसे वायला की लड़ाई में हुआ। इस तरह के आम से जीते धीमी और हानियां भारी होती है। चैप्टर 13 कंसर्निंग एक्सिलरीज, मिक्स सोल्जर्स एंड वन सोन। सहायक सैनिकों, मिश्रित सेना और अपनी खुद की सेना के बारे में। एक्सिलरीज यानी वे सेनाएं जिनको कोई प्रिंस दूसरे राज्य के अपने उपकार या रक्षा के लिए बुलाता है, अक्सर नुकसानदेह होती है। ऐसा हालिया उदाहरण में पोप जूलियस ने किया। फेरेरा पर अभियान में उसने अपने मर्सनरीज पर भरोसा खो दिया और फिर फेर्डिनांड किंग ऑफ स्पेन से मदद मांगी। ये सेनाएं स्वभाव से ठीक हो सकती है, पर जो इन्हें बुलाते हैं उसके लिए वे हमेशा डिसएडवांटेजेस रहती है, क्योंकि हारने पर तुम्हारी तबाही है और जीतने पर तुम उनके गुलाम बन जाते हो। ऐसी मिसालें इतिहास पर भरपूर है, पर द पोप जूलियस की हालिया घटना स्पष्ट करती है कि खतरा कितना बड़ा था। उसने फेरेरा पाने के लिए विदेशी पर पूरा भरोसा कर लिया, पर फॉर्चून ने एक ऐसा तीसरा मोड़ दिया। रेवेना में ऑक्सिलरीज हार गए और स्विस सूट खड़े हुए और विदेशी विजेताओं को भगा दिया। ऐसे में पोप न तो ऑक्सिलरीज का बंधक बना और न ही उनके दुश्मनों का। फ्लोरेंटिनस ने जब स्वयं बिना हथियार के पिसा लेने के लिए 10,000 फ्रेंचमैन बुला दिए और उसने उन्हें उनके सारे संकटों में और भी अधिक खतरे में डाल दिया। कॉन्स्टेंटिनोपल का एम्परर भी अपने पड़ोसियों के विरुद्ध अपनी सुरक्षा हेतु 10,000 टर्स को ग्रीस में भेजा, पर जब युद्ध खत्म हुआ वे वापस जाने को तैयार न थे। यही ग्रीस की बेड़ियों की शुरुआत बनी। इसलिए जो चाहता न हो कि कोई पूरी तरह से जीत हाल में दे, वो ऑक्सिलरीज का सहारा ले, पर यह मर्सनरी से भी अधिक खतरनाक है, क्योंकि इनके साथ रूइन पहले से तैयार मिलता है। ये सभी एकजुट होते हैं, किसी और के अधीन रहते हैं। मर्सनरीज अलग अलग समुदायों के होते हैं और तुम्हारे द्वारा ही पाए जाते हैं, इसीलिए उनके द्वारा अचानक बड़ी अथॉरिटीज निभाई जाना कठिन होता है। संक्षेप में, मर्सनरीज में कोवार्डाइज खतरनाक है, ऑक्सिलरीज में वीरता ही खतरा बन जाती है और बुद्धिमान प्रिंस हमेशा अपनी ही सेना पर निर्भर रहा है, ये मानकर कि हार उसकी अपनी सेना के साथ ही बेहतर है
बजाय ऐसी जीत के जो दूसरों के हथियारों से मिली हो। सेसार बोर्जिया का उदाहरण हमेशा बताने लायक है। उन्होंने रोमागना में पहले फ्रांच ऑक्सिलरी से काम लिया और इमोला और फोरली जीते, पर बाद में उन्हें अनरिलायबल लगा तो उन्होंने मर्सनरीज लिया, ओरशनी और वितेली, पर वे भी डाउटफुल निकले। तब उसने उन्हें नष्ट कर दिया और उनकी खुद की फोर्स बनाई। फर्क तब दिखा जब लोग देखे कि ड्यूक कितने भरोसेमंद है, और जब उनके पास फ्रेंच थे, और जब ओरसिनी या वितेली थे, जब वे अपनी ही फोर्स पर टिका, जब उन्होंने अपने वफादार सेनाएं बनाए, तो उनका मान सबसे ऊंचा हुआ। हीरो सिराकसन का भी उदाहरण है। उसने मर्सनरी सोल्जर्स को बेकार पाया और सब काट दिया, और फिर अपनी सेना से लड़ाई की। पुराने धर्म ग्रंथों का उदाहरण भी, डेविड ने सोल की आर्मर ठुकरा दी और अपने स्लिंग और नाइफ से गोलियत से सामना किया। दूसरे के हथियार या तो तुम्हारे ऊपर गिरते हैं, या बोझ बनते हैं, या तुम्हें बांध देते हैं। चार्ल्स सेवन ने, जिसने फ्रांस को इंग्लिश से मुक्त किया, समझा कि अपनी सेना जरूरी है और इन्फेंट्री और मैन एट आर्म्स की व्यवस्था की। पर पुत्र लुइस ने इन्फेंट्री खत्म कर दी और स्विस को हायर किया। यह गलती बाद में फ्रांस के लिए खतरा बनी, क्योंकि उसने अपनी नेटिव आर्म्स का महत्व कम कर दिया। उस परिणाम से मिलकर आर्मी स्पिक्स बन गई, आधे मर्सनरीज आधे नेशनल, जो मर्सनरीज से बेहतर है, पर अपनी खुद की फोर्स जितनी मजबूत नहीं। यदि चार्ल्स की नीति जारी रखी होती तो फ्रांस लगभग अजेय हो जाती। समझ यह है कि किसी भी प्रिंसिपलिटी को अपनी फोर्स से चाहिए, अन्यथा वो पूरी तरह फॉर्चुनेट पर निर्भर रहता है। अपने फोर्सेस वे होते हैं जो सब्जेक्ट्स, सिटीजन या डिपेंडेंट्स से बना हो। बाकी मर्सनरीज या ऑक्सिलरीज है। जो नियम मैंने बताए उनके अनुसार अपनी फोर्स तैयार की जानी चाहिए, जैसे फिलिप्स, अलेक्जेंडर के पिता और कई रिपब्लिक्स व प्रिंसेस ने किया। चैप्टर 14 दैट विच कंसर्न अ प्रिंस ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द आर्ट ऑफ वॉर। राजनीति में युद्ध कला के विषय में जो एक प्रिंस को जानना चाहिए। एक प्रिंस का मुख्य ध्यान और अध्ययन सिर्फ युद्ध और उनके नियमों व अनुशासन पर होना चाहिए। यही कला उसके लिए सबसे ज़रूरी है। ये कला जन्मजात प्रिंस को बचाती है, बल्कि अक्सर प्राइवेट लोगों को राजलोक तक पहुंचाती भी है, और विपरीत। जिस रूलर्स ने ईज को प्रेफरेंस दी और आर्म्स को छोड़ा, उन्होंने अपने राज्यों को खो दिया। राज्य खोने का पहला कारण इस कला की अनदेखी है, और राज्य पाने का मार्ग इस कला में महारत से होकर आता है। फ्रांसिस्को स्फोर्जा इसी कारण ड्यूक ऑफ मिलान बना, और उनके संतानें जो आर्म्स के श्रमों से बचती रही, ड्यूक से प्राइवेट लोग बन गई। बिना हथियार के होने का अपमान भी एक बड़ा नुकसान है। आर्म और अनआर्म के बीच कोई समानता नहीं बनती, और अनआर्म व्यक्ति आर्म सर्वेंट्स के बीच सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए जो प्रिंस युद्ध की कला न समझे, वह न तो सैनिकों का सम्मान जीत सकता है, न उन पर भरोसा कर सकता है। शांति में भी उस युद्ध का अभ्यास छोड़ना नहीं चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास और स्टडी दोनों जरूरी है। एक्शन के जरिए वो अपने लोगों को ड्रिल कर, चेस और अन्य कठोरताओं द्वारा अपने शरीर को और सैनिकों को तैयार रखे। इससे वो स्थानीय इलाकों, पहाड़, घाटी, मैदानी इलाके और नदियाँ और दलदल, इन सब की प्रकृति समझेगा। ये ज्ञान युद्ध और घेराबंदी में उपयोगी होगा। ऐसा ज्ञान एक देश में दूसरे देश पर भी लागू होता है, क्योंकि भौगोलिक स्वरूपता से समानताएं मिलती है। फिलिप ओएमैन का उदाहरण आता है। जीवन में शांति के समय भी वे युद्ध के नियमों पर ही चर्चा करते थे और संभावित परिस्थितियों का निरंतर कल्पना करते थे, ताकि युद्ध में कोई अप्रत्याशित स्थिति न आए। स्टडी के लिए प्रिंस को इतिहास पढ़ना चाहिए, महान पुरुषों के कार्य सीखे, उनकी जीत और हार के कारण का विश्लेषण करें। जैसे अलेक्जेंडर ने आर्चेलिस की नकल की, सेजार ने अलेक्जेंडर की, स्किपियो ने साइरस की। ऐसी नकलों ने उन्हें महान बनाया। जो प्रिंस शांति में सुस्त नहीं रहता और अपने संसाधनों को मेहनत से बढ़ाता है, वह एडवर्सिटी में सौभाग्य से तैयार मिलता है। चैप्टर 15 कंसर्निंग थिंग्स फॉर विच मेन एंड स्पेशली प्रिंसेस आर प्रेज और ब्लेम। उन गुणों के बारे में जिनके लिए मनुष्य और खास करके प्रिंसेस की प्रशंसा या निंदा होती है। अब यह देखना बचा कि प्रिंस को अपने सब्जेक्ट और मित्रों के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए। मैंने देखा कि कई लोग इस विषय पर लिख चुके हैं, पर मेरा उद्देश्य
वास्तविक व्यवहार पर बात करना है, न कि आदर्शों पर। अक्सर जो होना चाहिए और जो होता है, दोनों में बहुत फर्क होता है। इसलिए केवल सिद्धांतों पर चलकर राजा जल्दी बर्बाद हो सकता है। इसलिए प्रिंस को यह जानना जरूरी है कि किस समय गलत करना भी आवश्यक है। लोग किसी व्यक्ति को विभिन्न गुणों के आधार पर आकलन करते हैं, लिबरल या मीन, जेनरस या रेपेशियस, क्रूएल या कंपैशनेट, फेथफुल या फेथलेस, बोल्ड या कॉवर्डली, अफेबल या हॉटी, रिलीजियस या अनबिलीविंग। और हर किसी का कहना है कि अच्छा होता अगर प्रिंस में सभी उत्तम गुण हो, पर मनुष्य सीमित है। इसलिए प्रिंस को समझना चाहिए कि कौन सी वाइसेस ऐसी है जिनका दाग राज्य को खो सकती है, और किन दोषों को वह सह सकता है क्योंकि वह राज्य को बचाने में मदद करते हैं। कुछ गुण जो दिखते हैं सदाचार जैसे है, उन्हें पूरी तरह निभाना बुराई में बदल सकता है, और कुछ ऐसा जो दिखता है बुरा, वही सुरक्षा और समृद्धि ला सकता है। इसलिए विवेकवान प्रिंस को वास्तविक दुनिया के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। चैप्टर 16 कंसर्निंग लिबर्टी एंड मीननेस, उदारता और कंजूसी के बारे में। पहला गुण जिसका जिक्र होगा वो है लिबर्टिलिटी। अच्छा लगता है कि प्रिंस उदार माना जाए, पर अगर उदारता ऐसी हो कि वो तुम्हें पहचान ही न दे, यानी तुम खर्च करो पर प्रचार न करो, तो वह तुम्हें नुकसान पहुंचाती है। वास्तव में उदार दिखने के लिए महिमा में खर्च करने से तुम्हारी संपत्ति घटेगी, और अंततः तुमको जनता पर जोर डालकर टैक्स बढ़ाना होगा। इससे लोग तुम्हें नापसंद कर देंगे। उदारता स्वयं जल्दी खर्च कर देती है, और तुम्हें या तो गरीब कर देती है या भिन्न भिन्न नापसंद करवा देती है। इसलिए जो प्रिंस उदार होने का नाम पकड़ना चाहते हैं, वह अक्सर गरीबी और घृणा का भागी बन जाता है, और फिर वह टेपेशियस बनकर नफरत पैदा कर लेता है। इसलिए बुद्धिमान प्रिंस को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि उसे मीन कहा जाए, कंजूस कहा जाए, क्योंकि यह उसे वो संसाधन देगा जिससे वो अपने राज्य का बचाव कर सके और जनता पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालेगा। उसकी इकोनॉमी से राजकीय खर्च निपटेंगे। वह बिना जनता को लूटे उदारता कर सकता है, और उन पर जिनसे उसने नहीं लिया और जिनको उसने न दिया वे थोड़े होंगे। आज के समय में जिन बड़े कामों को हमने देखा वे अक्सर उन्हीं लोगों द्वारा हुए जो कंजूस माने गए। पोप जूलियस को पॉप बनाते समय उदार माना गया, पर बाद में उसने अपनी बचत से कई युद्ध किए, बिना सब्जेक्ट पर अतिरिक्त कर नहीं लगाया। स्पेन का वर्तमान राजा भी उदार माना गया होता तो शायद इतने अभियान नहीं चला पाता। सीजर ने एम्पायर लिबरलिटी से अर्जित किया, पर वह एक व्यक्ति था जो प्रीमिनेंट बनने की प्रक्रिया में था। तो एक बार वो शक्ति पा लेता, और अगर उसने खर्चों पर कंट्रोल न किया होता तो सरकार बर्बाद हो सकती थी। निष्कर्ष यह है कि लिबरलिटी का लाभ तभी है जब तुम प्रिंस न बन चुके हो और रेपुटेशन बनानी हो, पर जब तुम वाकई प्रिंस हो और स्थिरता चाहिए तो कंजूस रहना बुद्धिमत्ता है। उदारता सबसे जल्दी खर्च कर देती है और तुम्हें या तो गरीब बनाती है या नफरत दिलाती है। इसलिए बेटर है कि तुम कंजूस हो जिससे रिअप्रोच तो आए पर नफरत ना हो, बजाय उदार दिखने के जो अंततः रैपेसिटी और नफरत लाए। चैप्टर 17 कंसर्निंग द क्रुएल्टी एंड क्लेमेंसी एंड वॉट एवर इट इज़ बेटर टू बी लव दैन फियर। क्रूरता और दया के बारे में, और क्या प्यार से बेहतर है कि डरा जाए, एक सवाल है। अब अन्य गुणों की ओर आते हैं। मैं कहता हूँ कि हर प्रिंस ये चाहता होगा कि उसे लोग दयालु समझे और न कि क्रूर, पर उसे यह सावधान भी रहना चाहिए कि वो इस दया का दुरुपयोग ना करे। सीजर बोर्जिया को क्रूर माना गया, फिर भी उसकी क्रूरता ने रोमाग्ना में शांति और निष्ठा बहाल की। यदि सही तरह देखा जाए तो वो उन फ्लोरेंटाइन्स से कहीं अधिक दयालु निकला जिन्होंने क्रुएलिटी का नाम न लेने के लिए पिस्टोया को नष्ट होने दिया। इसलिए एक प्रिंस को जब तक वह अपने सब्जेक्ट को एकजुट और वफादार रखता है, क्रुएल्टी के इल्ज़ाम की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ उदाहरणों से वो उन लोगों से अधिक दयालु सिद्ध होगा जो बहुत दया दिखाकर गड़बड़ी होने देते हैं, जिनसे मर्डरर और रॉबरीज होती है। ये पूरे लोगों को नुकसान पहुंचाता है।
जबकि राजा के द्वारा किए गए उन निष्पत्तियों से केवल कुछ ही लोगों को आघात होता है। नए प्रिंस के लिए क्रुएल्टी का इल्ज़ाम टलना संभव नहीं है, क्योंकि नए राज्य जोखिमों से भरे होते हैं। वर्जिल ने डेडो के मुखिया से कहा कि नई राजेशाही की कठिनाइयाँ उसे ऐसे काम करने पर मजबूर करती है, पर प्रिंस को भी फिर भी धीमे विचार और सतर्क कार्रवाई करनी चाहिए, न कि अत्यधिक विश्वास से लापरवाही करनी चाहिए और न अत्यधिक अविश्वास से असहनीय बन जाना चाहिए। यह प्रश्न उठता है कि प्यार से होना बेहतर है या डर से। उत्तर यह है कि दोनों दोनों होना उत्तम है, पर यदि दोनों में किसी एक का त्याग करना पड़े तो भय प्रभावी और सुरक्षित है। सामान्य लोगों के विषय में यह कहा जा सकता है कि वे अकर्मण्य, बदलने वाले, झूठे, कायर और लालची होते हैं। जब तुम सफल होते हो, वे पूर्णतः तुम्हारे होते हैं। वे तुम्हें अपना जीवन, संपत्ति, बच्चों तक देने का वादा करते हैं जब समस्या दूर है, पर जब आवश्यकता नजदीक आती है तो वे पलट जाते हैं। जो प्रिंस पूरी तरह उनके वादों पर भरोसा करके बाकी सावधानियां छोड़ देता है, तो वो विनष्ट हो जाता है, क्योंकि पैसों से खरीदी गई दोस्ती स्थायी नहीं होती और संकट में भरोसेमंद नहीं रहती। इंसान किसी ऐसे पर अपराध करने में कम हिचकते हैं जिससे वे प्यार करते हैं, बनिबस्त उसके जिसे वे डरते हैं, क्योंकि प्यार का संबंध कर्ज या कृतज्ञता से बनता है, जो मनुष्य की निष्ठा के कारण हर मौके पर टूट जाता है। पर डर तुम्हें दंड के भय से बचाता है, जो ज्यादातर कायम रहता है। फिर भी फिर भी प्रिंस को ऐसा भय उत्पन्न करना चाहिए कि वह नफरत का कारण न बने। वो आसानी से डरावना सहन कर सकता है, बशर्ते उसे नफरत न मिले, और नफरत तब तक नहीं होगी जब तक वह कई लोगों की प्रॉपर्टी और महिलाओं से दूर रहे। यदि जिसे मारना आवश्यक हो तो वह उचित कारण और स्पष्ट न्याय के साथ किया जाना चाहिए, पर संपत्ति छीनना बहुत संवेदनशील है। लोग अपने पिता की मृत्यु से जल्दी भूल जाते हैं, पर अपनों की संपत्ति खोने को नहीं। संपत्ति छीने जाने के बहाने हमेशा मिल जाएंगे, पर जीवन छीनने के कारण जल्दी समाप्त हो जाते हैं। जब प्रिंस अपनी आर्मी के साथ हो और सैनिकों की भीड़ उसके नियंत्रण में हो, तब उसे क्रुएल्टी की साख की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिना उसके वह अपनी आर्मी को एकजुट नहीं रख सकेगा। कि उसने अलग अलग जातियों की बड़ी सेना को विदेशों में ले जाकर न केवल युद्ध में सफल किया, बल्कि सेना में कोई इंटरनल डिसीजन न होने दिया। इसका कारण उसकी कठोरता और असीम वीरता थी, जिसने सैनिकों में उसे डर और सम्मान दिलाया। अन्य गुण अकेले उतना असर न दिखा पाते। उसी तरह सिपियो का उदाहरण है। वह श्रेष्ठ पुरुष था, महान था। उसकी अत्यधिक सहिष्णुता की वजह से उसकी सेना ने स्पेन में बगावत कर दी। ये उसकी ही सहजता के कारण थे, जिसे सेनेट ने आलोचना की और कहा कि वो सैनिकों को भ्रष्ट कर रहा है। निष्कर्ष यह है कि लोगों के प्यार और डर दोनों में से किसी एक पर आश्रित होना पड़े तो इंटेलिजेंट प्रिंस वही चुने जिसे वह अपने काबू में रख सकता है, यानी डर। पर साथ ही यह ध्यान रखे कि नफरत उत्पन्न न हो। चैप्टर 18 कंसर्निंग द वे इन विच प्रिंस शुड कीप फेथ। राजाओं के वादे और धर्म पुष्टि किस तरह निभानी चाहिए। सब स्वीकार करते हैं कि प्रिंस के लिए वादों को निभाना, ईमानदारी से रहना प्रशंसनीय है, पर अनुभव से देखा गया कि जिन रूलर्स ने महान काम किए, उन्होंने फेथ को कम आंका और क्राफ्ट से लोगों को छल कर अंततः उन पर विजय पाई। तुम्हें यह जानना चाहिए कि संघर्ष के दो तरीके हैं, कानून द्वारा और बल द्वारा। पहला मनुष्यों का, दूसरा जानवरों का। पर पहला अक्सर पर्याप्त नहीं होता, तब दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए प्रिंस को जानवर और मनुष्य दोनों स्वभावों का उपयोग करना आना चाहिए। पुराने लेखक इसे प्रतीकात्मक रूप से बताते हैं। एचेलिस जैसे नायकों को सेंटर किरियोन ने पाला, जो आधा बीज था और आधा इंसान था। मतलब प्रिंस को दोनों प्रवृत्तियों का ज्ञान होना चाहिए। एक प्रिंस को जब मजबूरी हो तो वो फॉक्स और लायन दोनों की भूमिका निभानी आनी चाहिए। फॉक्स जालों को पहचानने के लिए
और लायन भेड़ों के साथ लड़ने के लिए। जो केवल लायन पर भरोसा करते हैं वे स्नेयर्स का शिकार होते हैं। इसलिए इंटेलिजेंट प्रिंस असत्य या छल जब उसके हित के विरुद्ध न पड़े तो वचनबद्धता से बचना सीखता है। यदि लोग पूरी तरह भले होते हैं या नियम न लागू होता पर लोग बुरे हैं और तुम्हारे साथ वचन नहीं निभाएंगे, अंततः तुम्हें भी वचन निभाने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए। ऐसे डिसीजंस के लिए हमेशा वैध बहाने मिल ही जाएंगे। आधुनिक उदाहरण इस बात के प्रमाण है कि कई ट्रीटीज और एंगेजमेंट्स विफल रहे क्योंकि राजाओं ने विश्वासघात किया और जिसने फॉक्स का बेहतर प्रयोग किया वो सफल हुआ। पर इसे छिपाना आना चाहिए। प्रिंस को बहुत बड़ा प्रिटेंडर या डिसेंबलर बनना चाहिए। लोग इतने सरल और वर्तमान ज़रूरतों के अधीन होते हैं कि धोखे के लिए हर समय कोई ना कोई मिल जाता है। अलेक्जेंडर सिक्स इससे बहुत भली भांति करता था। वह हर बात का दावा बड़े ओथ से करता था पर उसे निभाता कम था। उसके छल अक्सर सफल रहे क्योंकि क्योंकि वह इस पक्ष को भली भांति समझता था। इसलिए प्रिंस के लिए ज़रूरी नहीं कि वह सच में सभी से अच्छे गुण रखे, पर ज़रूरी है कि वो उनमें दिखे। दयालु, फेथफुल, ह्यूमन, धर्मनिष्ठ और अपराइट दिखाई देना चाहिए और साथ ही मन में ऐसी तैयारी भी हो कि ज़रूरत पड़ने पर वो विपरीत कर सके। नए प्रिंस पर यह और भी ज़्यादा लागू होता है। उसे अक्सर फिडेलिटी, फ्रेंडशिप, ह्यूमैनिटी और रिलीजन के विरुद्ध जाकर काम करना पड़ सकता है ताकि राज्य बना रहे। इसलिए मन ऐसा होना चाहिए कि फॉर्चून के बदलाव पर वह लचीला ढंग से बदल सके। फिर भी जहाँ संभव हो भले का पालन करना चाहिए, पर जब बाध्य हो तब विपरीत करना जानना चाहिए। इसी कारण प्रिंस को चाहिए कि वह हर मौके पर ऐसा भाषण करे कि सुनने वाला उसे मर्सीफुल, फेथफुल, ह्यूमन, अपराइट और रिलीजियस समझे। इस विशेषकर रिलीजियस दिखाई देना ज़रूरी है क्योंकि आँख से जो दिखता है वही लोगों को अधिक प्रभावित करता है। बहुत कम लोग हैं कि वास्तविकता को परखते हैं और वे भी जानते हैं कि वे आम राय के सामने नहीं टिक सकते। इसलिए जनता जो देखती है वही उन्हें प्रभावित करती है और जब एक प्रिंस की सफलता दिखती है तो साधन भी लोग सही मान लेते हैं। एक समकालीन प्रिंस है जो हमेशा शांति और भक्ति का पाठ पढ़ता और वास्तव में उन दोनों का विरोधी है। अगर वह उन्हें सच्चे दिल से अपनाता तो उसे कई बार उसकी किंगडम और ख्याति खोनी पड़ती। चैप्टर 19 दैट वन शुड अवॉइड बीइंग डिस्पाइस एंड हेटेड। नफरत और तिरस्कार से बचने के उपाय। उपरोक्त गुणों में से कुछ पर मैंने विस्तार से कहा, बाकी को संक्षेप में इस सामान्य बात में रखूंगा। प्रिंस को यह समझना चाहिए कि किन बातों से वह नफरत या तिरस्कार का पात्र बनता है। जब तक वह इनसे बचता है वो सुरक्षित रहेगा। सबसे बड़ा कारण नफरत का वो है जो मैंने पहले कहा, किसी की प्रॉपर्टी और महिलाओं पर लाभ और हिंसा करना। उनसे उसे पूरी तरह परहेज करना चाहिए। जब न उनकी संपत्ति न इज्जत छीनो तो ज़्यादातर लोग संतुष्ट रहते हैं और प्रिंस को केवल कुछ एम्बिशियस लोगों से निपटना होता है जिन्हें वो आसानी से रोक सकता है। तिरस्कार का कारण है बदलने वाला, हल्का, नारिल, कमजोर हृदय, अनिर्णय होना। प्रिंस को इनसे बचना चाहिए और अपनी क्रियाओं में ग्रेटनेस, करेज, ग्रेविटी और फोर्टिट्यूड दिखानी चाहिए। निजी व्यवहार में भी उसे ऐसे निर्णय लेने चाहिए जो बदल ना सके ताकि उसे कोई चतुराई से छल न सके। ऐसे प्रिंस को बड़ा माना जाता है और उसे राष्ट्र के विरोध में साजिश करना मुश्किल होता है। प्रिंस को दो तरह के भय होने चाहिए, एक अंदर से अपने सब्जेक्ट की वजह से, दूसरा बाहर से बाहरी शक्तियों से। बाहरी से वह इसलिए सुरक्षित रहता है कि वह अच्छी तरह आर्म हो और अच्छे एलिज रखे। यदि बाहर सब शांत रहता है तो अंदर भी आमतौर पर शांति बनी रहती है। पर जब बाहरी हालत बिगड़े, प्रिंस को डर है कि अंदर के लोग साजिश कर सकते हैं। उसे इससे बचने का तरीका यह है कि वो नफरत और तिरस्कार न पैदा करे और लोगों को संतुष्ट रखे। ये कंस्पिरेसीज के विरुद्ध सबसे प्रभावी उपाय है। जो साजिश करता आम जनता की नाराजगी की आशा करता है,
अगर जनता उसे समर्थन न करे तो वो हिम्मत नहीं करेगा। साजिश करने वाला अकेला नहीं रह सकता, उसे दूसरों की मदद चाहिए। और जब वह मैल कंटेंट को खोलता है तो वही उसका अवसर बन जाता है। इसीलिए साजिशें बहुत होती है और सफल कम। एक ऐतिहासिक उदाहरण में सर एनीबेले बेंटिवोगली की हत्या के बाद कैनेशी पर जनता ने भारी प्रतिक्रिया की और उनकी हत्या कर दी, क्योंकि बेंटिवोगली परिवार की जनता में बहुत सारा गुडविल था। यहाँ तक कि वे फ्लोरेंस से एक बेंटिवोगली से संतान बुलाकर शासन पर बिठा दे। इससे स्पष्ट है कि जब जनता किसी रूलर का समर्थन करती है तो साजिशकारों के लिए रास्ता बंद हो जाता है। इसीलिए प्रिंस को साजिश को हल्के में लेना चाहिए जब उसके लोग उसे सम्मान दें, और जब जनता हॉस्टाइल हो तब उसे हर चीज से डरना चाहिए। बुद्धिमान राज्य और रूलर्स ने यह ध्यान रखा कि नोबल्स को भी हतोत्साहित न किया जाए और जनता को भी संतुष्ट रखा जाए। एक प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। फ्रांस का उदाहरण लेते हैं। वह एक विभाजनकारी और समझदार व्यवस्था बनी हुई है। एक पार्लियामेंट और उसकी अथॉरिटी जिसने राज्य की नींव रखी, उसने नोबल्स की एम्बिशन और उनकी निर्भीकता को देखते हुए कुछ अथॉरिटीज उन्हें दी ताकि वे शांत रहे, और जनता की नफरत से निपटने के लिए उसे एक ऑफिशियल आर्बिट्रेटर दे दिया गया, जिससे राजा पर किसी एक पक्ष का आरोप न लगे। यह बहुत चतुर और सुरक्षित व्यवस्था है। इससे एक और निष्कर्ष निकलता है। प्रिंसेस को उन मामलों को दूर के पास छोड़ देना चाहिए जो उन्हें अपमान करते हैं, और स्वयं वे वह कार्यवाही करे जो उन पर कृपा दिखाती है। और प्रिंस को नोबल्स को पालना चाहिए, पर ऐसा न कि जनता की नफरत बटोर ले। कुछ लोग रोमन एम्परर के जीवन और मृत्यु देखकर विरोध कर सकते हैं। वे बहादुर और गुणी थे, फिर भी मारे गए। पर कारण वही है जिनकी मैंने चर्चा की। रोमन एम्परर को एक अतिरिक्त समस्या थी। उनकी आर्मीज अक्सर अत्यधिक क्रूर और लालची थी। उन्हें सोल्जर को संतुष्ट करना पड़ता था, और यह अक्सर जनता की भलाई के विरोध में होता था। इसलिए वे एम्परर जिन्हें जन्मसिद्ध अधिकार नहीं मिला था और जिनको सोल्जर्स की खास जरूरत थी, वे अक्सर सोल्जर को संतुष्ट करने लगे और जनता को नजरअंदाज किया, और इसी से उनका पतन हुआ। मार्कस ऑरेलियस को छोड़कर, जिसका पालनहार होना और विरासत के कारण स्थिति अलग थी, मार्कस ऑरेलियस को छोड़कर कई ऐसे एम्परर थे जिनकी विनाश की वजह से सोल्जर की मांग या जनता की नफरत बनी। पर्टिनैक्स का उदाहरण लो। वह सेना की आदतों के विरोधी था और जल्दी ही हटाया गया। अलेक्जेंडर अच्छा और दयालु था, पर उसे वो मनीष और माँ का प्रभावी समझकर सेना ने हत्या कर दी। कॉमेडस ने भी अपनी गरिमा न बनाए रखी और सोल्जर्स को बहकाकर जनता पर अत्याचार किया। अंततः वह भी मारा गया। मैक्सिमिनस जैसी क्रूर शख्सियत ने अपनी नीच जन्मभूमि और बेरहमी की वजह से सारी दुनिया को उसके विरुद्ध खड़ा कर दिया, और अंततः वो भी मारा गया। आधुनिक समय में ऐसा दुर्लभ है कि रूलर इतने अत्यधिक सैनिक निर्भर हो, जब अधिकांश राजाओं के लिए लोगों को संतुष्ट करना ज्यादा आवश्यक है। टर्क और सोल्डान को छोड़कर, जिसका शासन पूरी तरह सैनिकों के इर्द गिर्द रहता है, टर्क हमेशा अपने आसपास बड़ी निष्ठावान सेना रखता है और इसलिए वह लोगों की परवाह छोड़ सकता है। सोल्डन की स्थिति भी ऐसी है। इन प्रणालियों में प्रिंस नया नहीं होता, बल्कि राज्य का कॉन्स्टिट्यूशन पुराना होता है और वह उसी के भीतर आता है। इसीलिए उन न्यू प्रिंसिपलिटीज की कठिनाइयां वहां नहीं होती। अंत में जो कोई इन सब बातों का विश्लेषण करे और पाएगा कि नफरत और तिरस्कार न कई एम्परर को बर्बाद किया। एक न्यू प्रिंस को मार्कस की नकल करना व्यर्थ और खतरनाक होगा, क्योंकि मार्कस हेरेडिटरी आया था और जिनके पास सेवेरस की वीरता नहीं थे और सेवेरस की नकल करके नाश पा सकते थे। इसलिए प्रत्येक प्रिंस को उस स्थिति के अनुसार सेवेरस और मार्कस की जिन बातों की जरूरत हो वे अपनानी चाहिए। जिन हिस्सों से उसे स्थायी आधार मिले उन्हें ग्रहण करना चाहिए, और जिन हिस्सों से वह बर्बाद हो सकता है उससे बचना चाहिए। चैप्टर 20 आर फोर्ट्रेसेस एंड मेनी अदर थिंग्स टू विच प्रिंस ऑफन रिसोर्ट्स, एडवांटेजेस और हर्टफुल। कई काम जो राज रिश्ते अक्सर करते हैं, किले बनवाना और अन्य उपाय।
लाभकारक है या हानिकारक। कुछ प्रिंसेस अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए अपने सब्जेक्ट से हथियार छीन लेते हैं। कुछ अपने सब्जेक्ट्स टाउन में फिक्शन जगाए रखते हैं। कुछ कुछ खुद के विरुद्ध वैर पालते हैं। कुछ उन लोगों के मनाने की कोशिश करते हैं जिन्हें वे शुरुआत में शक करने लगे थे। कुछ किले बनवाते हैं, कुछ उन्हें ही नष्ट कर देते हैं। और यद्यपि इन सब पर अंतिम निर्णय उसी वक्त दिया जा सकेगा जब उस राज्य के पर्टिकुलर हालात मालूम हो जिनके लिए फैसला करना है। मैं तथापि जितना व्यापक रूप में कहा जा सके मैं कहूँगा। दूसरा, कभी भी कोई नया प्रिंस ऐसा नहीं पाया गया जिसने अपने सब्जेक्ट को हथियारहीन किया। उल्टा जब उसने उन्हें निहायत रूप से असहन किया पाया तो वो उन्हें हथियार देता है, क्योंकि हथियार देकर वे हथियार तुम्हारे बन जाते हैं। जिन पर शक था वे वफादार हो जाते हैं। जो पहले वफादार थे वे ऐसे ही बने रहते हैं और तुम्हारे सब्जेक्ट तुम्हारे अनुयायी बन जाते हैं। और जहाँ सभी सब्जेक्ट को हथियार देना संभव नहीं, पर जिनको तुम हथियार देते हो यदि वे लाभ देखे तो बाकियों को संभालना आसान हो जाता है। ये फर्क वे समझते हैं और मानते हैं कि जो अधिक खतरा उठा रहे हैं उन्हें अधिक पुरस्कार मिलना चाहिए। पर जब तुम उन्हें डिसआर्म करते हो तो तुम तुरंत उन्हें ठेस पहुंचाते हो। तुम उन्हें दिखा देते हो कि तुम उन पर भरोसा नहीं रखते, और चाहे वो भरोसे की कमी डर से हो या लॉयल्टी की कमी से, दोनों ही तुम्हारे विरुद्ध में नफरत पैदा करती है। और क्योंकि तुम स्वयं बिना हथियार के नहीं रह सकते, तुम मर्सिनरीज की तरफ मुंह मोड़ते हो जिनका चरित्र ऊपर बताया जा चुका है, और वे तुम्हें शक्तिशाली दुश्मनों और संदेहित सब्जेक्ट के विरुद्ध बचाने के पर्याप्त नहीं होते। इसलिए जैसा मैंने कहा, नया प्रिंस नई प्रिंसडम में हमेशा कुछ लोगों को हथियार बांटता आया है। इतिहास उदाहरणों से भरा है। पर जब कोई प्रिंस नया राज्य अपनी मौजूदा सरकार में प्रोविंस की तरह जोड़ता है तो वहाँ के लोगों को डिसआर्म करना जरूरी हो जाता है, सिवाय उन लोगों के जो उस अधिग्रहण के शुरुआत में उसके साथ थे। और उन समर्थकों को समय के साथ नरम और सुखोपयोगी बनाया जाना चाहिए, और व्यवस्था ऐसी रखनी चाहिए कि राज्य के हथियारबंद लोग वे हो जो तुम्हारे पुरानी सरकार के निकट रहते थे। नंबर 3, हमारे पूर्वज कहते थे कि पेस्टोया को फैक्शन से रखा जाए और पिसा को फोर्ट्रेस से, और इस सोच से उन्होंने कुछ ट्रिब्यूटरी टाउन्स में झगड़े पाले ताकि उनको बनाए रखना आसान रहे। यह उस समय ठीक रहा होगा जब इटली किसी तरह संतुलन में थी, पर आज मैं इसे एक सार्वभौमिक नियम के रूप में स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मेरा मानना है कि फिक्शंस कभी लाभकारी नहीं होते। अलबत्ता जब शत्रु तुम्हारे पास विभाजित शहरों पर आता है तो तुम जल्दी हार जाओगे, क्योंकि सबसे कमजोर पार्टी बाहरी शक्तियों का साथ दे देगी और बाकी टिक नहीं पाएंगे। वेनेटियंस ने, जैसा मुझे लगता है, अपने ट्रिब्यूटरी शहरों में गोलेफ और गिबेलाइन फोड़े पाले, और भले ही वे उन्हें खूनी संघर्ष तक नहीं आने देते रहे, पर उन्होंने विरोध बनाए ताकि नागरिक आपस में बंटकर तुम्हारे खिलाफ न हो पाए। पर जैसे हमने विलिया की हार के बाद देखा, एक पार्टी तुरंत उठकर राज्य पर काबिज हो गई। ऐसी रणनीति कमजोर प्रिंसली स्थिति की निशानी है। ये तरीके तभी काम करते हैं जब समय शांत है। युद्ध आने पर ये धोखे साबित होते हैं। निसंदेह जो प्रिंस अपने सामने आने वाली कठिनाइयों को पार कर लेता है वो महान बनता है, और इसीलिए फॉर्चून जब वह किसी नए प्रिंस को महान बनाना चाहिए जिसे विरासत पाने वाले से ज्यादा रिनोवन की आवश्यकता होती है, तो वो उसके सामने दुश्मनों को और योजनाओं को जन्म देती है ताकि वो उन्हें हराकर ऊपर चले, जैसे एक सीढ़ी जिसकी सीढ़ियाँ उसके दुश्मन ही बनाते हैं। इसीलिए कई लोग मानते हैं कि बुद्धिमान प्रिंस को कभी कभी अपने खुद के विरुद्ध थोड़ी शत्रुता पाले जाने देना चाहिए ताकि उसे कुचलकर उसकी ख्याति बढ़ सके। और ये था चौथा पॉइंट। पांचवा, विशेषकर नए प्रिंसेस ने अक्सर उन लोगों में अधिक वफादारी पाई जिन पर शुरुआत में शक था, सिवाय उन लोगों के जो शुरू में भरोसेमंद दिखे। प्रिंस ऑफ साइना ने पाया कि वे जिन पर शुरू में शक था वे अधिक निष्ठावान रहे,
पर इस पर सामान्य उपाय नहीं दिया जा सकता। यह निष्पत्ति हर स्थिति में बदलती है। मैं केवल इतना कहूँगा कि वे लोग जो शुरुआत में राज के खिलाफ थे और जिनकी परिस्थिति ऐसी थी कि उन्हें सहायता की जरूरत थी, अक्सर आसानी से जीत लिए जाते हैं और वे प्रिंस के प्रति किसी कसी हुई वफादारी दिखाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें कार्यों से, अपने कामों से अपना पुराना बुरा प्रभाव मिटाना होगा। इसलिए प्रिंस ऐसे लोगों से अक्सर अधिक लाभ उठाता है, सिवाय उन लोगों से जो पुराने शासन के समय ही संतुष्ट थे और इसलिए प्रारंभ में, शुरुआत में उसके मित्र बने। पर चेतना यह भी आवश्यक है कि यदि तुमने गुप्त लाभों से नया राज छपाया है, तो तुम यह परखो कि जिन्होंने तुम्हें सहायता की, उनकी वजह क्या थी। यदि वह केवल अपने पुराने सरकार से असंतुष्ट था और तुम्हारे प्रति कोई स्वाभाविक लगाव नहीं था, तो उन्हें रखना कठिन होगा। उन्हें संतुष्ट करना असंभव निकलेगा। राजाओं की आदत रही है कि वे अपने राज्य सुरक्षित करने के लिए किले बनवाते हैं। ये छठवां पॉइंट है, जो ऑपोजिशन के लिए एक बंदूका का फेरा है और पहली हड़ताल से बचाव का एक स्थान हो सकते हैं। मैं इस व्यवस्था की प्रशंसा करता हूँ क्योंकि इसे पहले काम में लिया गया है। पर मेसेरे निकोला वितली ने अपने समय में सिता दे कैस्टेलो में 2 किले ध्वस्त किए ताकि वह राज्य स्थिर रह सके। गोइदो अल्बांदो, ड्यूक ऑफ अर्बिनो ने, जहाँ से सेजार बोर्जिया ने उसे निकाला था, लौटकर वहाँ की सभी फोर्ट्रेस को जमींदोस्त कर दिया था, क्योंकि उसने समझा कि बिना किलों के राज्य खोना कठिन होगा। बेंती वोगली भी बोलोंगना में लौटकर इसी निष्कर्ष पर पहुंचे। इसलिए फोर्ट्रेसेस परिस्थिति के अनुसार उपयोगी या हानिकारक होते हैं। वह एक बात तुम्हारी मदद करे, वह दूसरी तरह चोट पहुंचा सकती है। और इस प्रश्न को ऐसे देखा जा सकता है, यदि तुमको जनता से ज्यादा डर है, न कि विदेशी आक्रमण से, तो तुम्हें फोर्ट्रेस पर आनी चाहिए। पर यदि विदेशी खतरा जनता से अधिक है, तो किलों से तुम्हें वरदान नहीं मिलेगा। फ्रांसिस्को स्फोर्जा द्वारा बनाया गया मिलान का कैसल घराने के लिए भविष्य में और भी परेशानियां लाएगा। इसलिए सबसे अच्छी फोर्ट्रेस यही है, लोगों में नफरत न जगाना, क्योंकि भले ही तुम किले संभालो, पर यदि लोग तुमसे नफरत करें तो किले भी नहीं बचाएंगे। हमेशा कोई फॉरेनर मिल ही जाएगा जो जनता की सहायता करेगा। हमारे समय में ऐसे किले किसी राजा के बहुत काम आए हो ऐसे दिखाई नहीं देता, सिवाय काउंटेस ऑफ फोरली के, जिसने अपनी मदद से पॉपुलर अटैक रोका और मिलान से सहायता का इंतजार किया। पर जब सीजार बोर्जिया ने हमला किया और जनता ने विदेशी साथियों के साथ मिलकर लड़ाई की, तब किले काम नहीं आए। इसलिए उसके लिए बेहतर होता कि वो लोगों का स्नेह बनाए रखती, बजाय किलों पर अधिक भरोसा करने के। अंत में मैं दोनों, किले बनवाने वाले और न बनवाने वाले, उन दोनों की सराहना करता हूँ, पर उबज से दोष दूंगा जो केवल किलों पर भरोसा करके लोगों की नफरत की परवाह न करे। चैप्टर 21, हाउ प्रिंस शुड कंडक्ट हिमसेल्फ सो एज टू गेन रिनोवन। एक प्रिंस कैसे कंडक्ट रखे, व्यवहार रखे, ताकि उसकी ख्याति बढ़े। बड़े कारनामे और सजायती मिसाल किसी प्रिंस को सबसे अधिक मान दिलाते हैं। हमारे समय में फर्डिनांड ऑफ अरागोन, वर्तमान किंग ऑफ स्पेन, इसका उदाहरण है। वह लगभग नया प्रिंस कहा जा सकता है क्योंकि उसने फेम और ग्लोरी से एक मामूली राजा से क्रिस्टोडोम का अग्रणी राजा बनना संभव किया। उसकी कार्रवाई बड़ी और कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही। शासन की शुरुआत में उसने ग्रेनाडा पर आक्रमण किया। यह उसकी डोमिनियन की बुनियाद बनी। उसने चुपचाप और बिना शोर के काम किया, क्योंकि उसने कैस्टेली के बैरन्स के ध्यान को युद्ध पर रखा ताकि वे इनोवेशंस न देखे। इस तरह वे नहीं समझ पाए कि वे धीरे धीरे अपनी शक्ति जमा रहा है। उसने चर्च और लोगों के धन से अपनी सेनाएं संभाली और लंबे युद्ध ने उसे मिलिट्री स्किल दी। साथ ही धर्म का बहाना बनाकर उसने मूर्स को निकालने में पवित्र कठोरता दिखाई और इससे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी। इसी मुखौटों के नीचे उसने अफ्रीका पर भी हमला किया, इटली पर प्रभाव डाला और अंततः फ्रांस पर भी।
उसकी योजना इतनी व्यवस्थित रही कि लोगों के दिमाग में हमेशा संदेह और प्रशंसा बनी रही, और वे उसके विरुद्ध समय निकाल पाते ही नहीं थे। अंदरूनी मामलों में असाधारण उदाहरण भी सहायक होते हैं, जैसा मेसर बेरबानो दा मिलानो करता था, जो किसी भी असाधारण कार्य के लिए सम्मान या दंड लगवा देता था, और उसका बहुत चर्चा होती थी। इसीलिए प्रिंस को हर कर्म में यह लक्ष्य रखना चाहिए कि उसे एक महान और असाधारण पुरुष के रूप में जाना जाए। एक प्रिंस का सम्मान तभी बढ़ता है जब वो स्पष्ट मित्र हो या स्पष्ट दुश्मन, यानी बिना कोई दोहरी भूमिका निभाए किसी एक पक्ष का खुला समर्थन करे। इस तरह न्यूट्रलिटी से बेहतर है किसी एक को खुले तौर पर सपोर्ट करना, क्योंकि यदि दो शक्तिशाली पड़ोसी आपस में भिड़ते हैं तो तुम न्यूट्रल रहो, तो जो जीतता है उसके लिए तुम केवल एक संदिग्ध मित्र बनोगे। विजेता कठिन परिस्थिति में तुम्हें शरण नहीं देगा, और हारने वाला भी तुम्हें ठहराएगा, क्योंकि तुमने उसका साथ नहीं दिया। इसलिए बुद्धिमान सलाह यह है कि जब दो पड़ोसी जंग करें तो तुम किसी एक पक्ष में खड़े हो जाओ। यदि वो जीतता है तो वह तुम्हारा ऋणी रहेगा, यदि वो हारता है तो वह तुम्हें बचाने में सक्षम रहेगा। फिर भी भविष्य में दोनों के साथ तुम्हारा रिश्ता कायम रह सकता है। पर ध्यान रखना कि कभी किसी ऐसे से अलायंस न बनाओ जो तुमसे बहुत अधिक शक्तिशाली हो और जिससे तुम स्वयं पर निर्भर हो जाओ, सिवाय जब नेसेसिटी ही मजबूर करे, क्योंकि यदि तुम जीतते भी हो तो तुम उसके हाथ पर निर्भर रह जाओगे। वेनेटियंस ने फ्रांस के साथ मिलकर ड्यूक ऑफ मिलान के खिलाफ शो किया, वो उनकी तबाही का कारण बना। पर जब ऐसा अपरिहार्य हो तो प्रिंस को एक पक्ष का समर्थन करना चाहिए। किसी सरकार को यह मत सोचना चाहिए कि वह हमेशा सुरक्षित रास्ता चुन सकती है। आमतौर पर एक कठिन समस्या से बचने के लिए दूसरे खतरनाक रास्ते पर आना पड़ता है। बुद्धिमत्ता इसी में है कि उन खतरों की प्रकृति को समझो और जिसमें छोटा नुकसान हो उसे चुनो। प्रिंस को प्रतिभा का सराहक होना चाहिए, कला में निपुण लोगों को सम्मान करना चाहिए, साथ ही नागरिकों को कॉमर्स, एग्रीकल्चर और उन बिजनेसेस में प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि लोग अपने सामान और व्यापार को बढ़ाने से न डरे। सरकार को जो भी इम्प्रूवमेंट लाने पर पुरस्कार देना चाहिए। लोगों का मन बहलाने के लिए समय समय पर फेस्टिवल्स और स्पेक्टेकल्स आयोजित करने चाहिए। शहर के गिल्ड्स और सोसाइटीज़ का सम्मान करना चाहिए और उनसे ओकेशनल एसोसिएशन दिखाने चाहिए, पर हमेशा अपनी रॉयल मैजेस्टी बनाए रखना न भूले। चैप्टर 22 कंसर्निंग द सेक्रेटरीज ऑफ प्रिंसेस, राजाओं के सेक्रेटरीज, कार्यालय, सेना प्रमुख के चयन के बारे में। एक प्रिंस के सर्वेंट्स का चुनाव असाधारण महत्व रखता है और वे उस प्रिंस के समझदारी के अनुसार अच्छे या बुरे होते हैं। जिस व्यक्ति के आसपास योग्य और फेथफुल लोग हो, उससे पहले ही एक सकारात्मक राय बनती है कि वह समझदार है, क्योंकि उसने योग्य लोगों को पहचाना और उन्हें बनाए रखा। पर अगर उसके आसपास अपात्र लोग हो तो उसके बारे में खराब राय बनती है, क्योंकि उसकी पहली बड़ी भूल लोगों के चयन में हुई है। पैंडोल्फो पेत्रोकी के सर्वेंट मैसर्स एस्टोनिया दा वेनफरो का उदाहरण है, जिसे जानने वाला किसी का भी कहना होगा कि पैंडोल्फो बुद्धिमान था क्योंकि उसने वेनफ्रो को चुना। बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। पहला वह जो स्वयं समझ लेता है, दूसरा वो जो दूसरों की समझ की प्रशंसा कर लेता है, तीसरा वो जो न स्वयं समझ पाए न दूसरों को दिखाने पर समझे। पहला सबसे श्रेष्ठ है, दूसरा अच्छा, तीसरा बेकार है। इसलिए यदि पैंडोल्फो पहले प्रकार में न भी हो तो कम से कम दूसरे प्रकार में रहा। वो अच्छा जज था और अच्छा सर्वेंट पहचान लेता था। एक प्रिंस यह पहचान सकता है कि सर्वेंट कैसा है। जब तुम देखो कि सर्वेंट अपने हित को तुम्हारे हित से अधिक सोचता है और हर चीज़ में अपना फ़ायदा देखने की कोशिश करता है, तो वो अच्छा सर्वेंट नहीं है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जिसके किसी और के राज्य के निर्भर हाथों में काम है, और उसे कभी स्वयं के लिए ही नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमेशा अपने प्रिंस के लिए सोचना चाहिए और उन मामलों पर ध्यान न देना चाहिए जिनमें प्रिंस की फिक्र नहीं है। दूसरी तरफ सर्वेंट को ईमानदार बनाए रखने के लिए प्रिंस को उसे समझाना होगा
उसका सम्मान करना होगा, उसे अमीर बनाना होगा, उसे उपकार देना होगा और उसे ऑनर्स बाँटना चाहिए। साथ ही उसे यह भी दिखाना चाहिए कि वह अकेला नहीं टिकेगा, ताकि ज़्यादा सम्मान से उसकी महत्वाकांक्षा न बढ़े, अधिक धन से उसकी लालसा न बढ़े और बहुत सारी चिंताएँ उसे अवसर का भय दिखाए। जब सर्वेंट और प्रिंसेस ऐसा व्यवहार करें तो वे एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं, पर जब ऐसा न हो, अंततः नतीजा दोनों के लिए विनाशकारी होगा। चैप्टर 23, हाउ फ्लैटर्स शुड बी अवॉइडेड। चापलूसों, फ्लैटर्स से कैसे बचा जाए। मैं इस विषय की एक ज़रूरी शाखा न छोड़ना चाहता। वो खतरा जो राज दरबारों में चुपचाप पनपता है और जिससे प्रिंसेस को मुश्किल से बचाया जा सकता है जब तक वे बहुत सतर्क और विवेकशील न हो, वो है फ्लैटर्स का दल। दरबारों में यह भरपूर मिलते हैं क्योंकि आदमी अपने कामों पर आत्मसंतुष्ट होते हैं और अपनी स्थितियों में मूर्खतापूर्ण ढंग से धोखा खाते हैं। इनका इलाज मुश्किल है। अगर तुम सबको सच बोलने की छूट दे दोगे तो तुम्हारी प्रतिष्ठा घट जाएगी और सच बताने की स्वतंत्रता मिली तो आदर कम हो जाता है। इसलिए एक समझदार प्रिंस को तीसरा रास्ता अपनाना चाहिए। अपने राज्य के समझदार लोगों को चुनो और केवल उन्हीं को पूरी आज़ादी दीजिए कि वे तुमसे सच कह सके, और भी केवल उन विषयों पर जिन पर तुम उनसे पूछो। पर तुम सब विषयों पर उनसे पूछना चाहिए, उनके विचार सुनने चाहिए और फिर अपने निष्कर्ष स्वयं बनाने चाहिए। इन सलाहकारों के साथ अकेले और साथ मिलकर ऐसा व्यवहार करो कि हर एक को पता है जितना अधिक स्वतंत्रता से बोलोगे उतना ही अधिक प्रिय होगा। पर इनके बाहर किसी की बात सुनना नहीं चाहिए। जो निर्णय किया है उस पर डटे रहो। जो ऐसा नहीं करता वो या तो फ्लैटर्स के हाथों गिरता है या बार बार बदलते विचारों से तिरस्कार का पात्र बन जाता है। एक आधुनिक उदाहरण है फ्रा लुका। मैक्सिमिलियन, वर्तमान एम्परर का आदमी, कहता था कि वह किसी से सलाह नहीं करता, पर किसी काम में अपनी मर्जी भी नहीं पाता। ये इसलिए क्योंकि एम्परर अपने इरादों को किसी को नहीं बताता और न ही उनसे राय लेता है। पर जब योजनाएं खुलकर सामने आती है वे उसके आसपास के लोगों द्वारा रोकी जाती है और वो जो झुकावशील है उनसे बदल दिया जाता है। परिणाम यह होता है कि आज जो उसने किया कल वो वापस कर देता है और किसी को नहीं समझ आता कि वो क्या चाहता है। इसीलिए प्रिंस को हमेशा सलाह लेनी चाहिए, पर जब वो चाहे, दूसरों के कहने पर नहीं। वो लोगों को सलाह देने से पहले उन्हें खुश करे, पर स्वयं लगातार पूछता रहे और तब धैर्य से सुने। और वो जब जाने कि उसे किसी न किसी कारण से उसे सच नहीं बताया तो उसका उसे क्रोध दिखाना चाहिए। कुछ लोग मानते हैं कि किसी प्रिंस का बुद्धिमान दिखना इसलिए है कि उसके पास अच्छे सलाहकार है, न कि उसकी अपनी बुद्धि से। यह गलत है। एक राजा जो खुद बुद्धिमान नहीं है सही सलाह कभी नहीं लेगा, सिवाय किसी दुर्लभ स्थिति के जब उसने सब काम एक बहुत चालाक व्यक्ति को सौंप दिया हो। उस स्थिति में भी वह दीर्घकाल तक सुरक्षित नहीं रहेगा क्योंकि वो किरण मानव अंततः राज्य छीन लेगा। और यदि राजा कई सलाहकारों से सलाह लेता है पर स्वयं अनुभव नहीं है तो वह एक भी एकजुट सलाह नहीं पाएगा। हर सलाहकार अपना स्वार्थ देखेगा और राजा उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाएगा। इसलिए सही सलाह जहाँ से भी आए वह राजा की अपनी समझ से जन्मती है। सलाह से राजा की बुद्धि नहीं बनती। चैप्टर 24, वाई द प्रिंसेस ऑफ इटली हैव लॉस्ट देयर स्टेट्स। इटली के राज्यों ने अपने राज्य क्यों खोए। यदि ऊपर दिए गए सुझाव ठीक तरह अपनाए जाए तो नया प्रिंस भी जल्दी मजबूत दिखाई देगा और राज्य में स्थिरता पाएगा। इससे भी ज़्यादा सुरक्षित और पक्का बनेगा बजाय उसके जो जन्म से बैठे हो। नए प्रिंस की क्रियाएं पुराने हेरेडरी वाले से ज़्यादा देखी जाती है और अगर वे कुशल हो तो वे लोगों को आज के समय से जोड़कर प्राचीन वंश से अधिक बांध लेते हैं। लोग वर्तमान से ज़्यादा आकर्षक होते हैं और अगर वर्तमान अच्छा लगे तो वे और कुछ नहीं ढूंढते, और यदि वो उन्हें निराश करे तो वे उसकी भरपूर रक्षा करते हैं। इसलिए नया राज्य स्थापित करने और उसे अच्छे कानून, अच्छी सेनाएं, अच्छे मित्र, उत्तम उदाहरण से सजाने में महान प्रताप मिलता है और वही शर्मनाक है
जो जन्मसिद्ध होकर अपनी मूर्खता से राज्य खोते। अगर हम उन साइनियर्स को देखें जिन्होंने हाल में इटली में राज्य खोए, जैसे किंग ऑफ नेपल्स, ड्यूक ऑफ मिलान और अन्य, तो उनमें पहला आम दोष हथियारों से संबंधी है, जैसे पहले बताया गया। दूसरे, उनमें से कुछ के पास लोग दुश्मन हो गए थे, या यदि जनता मित्र थी तो वे नोबेल्स को सुरक्षित रखना जानते थे। शक्ति रखने वाले राज्यों को खोना मुश्किल है जब तक वे पर्याप्त सेना मैदान में खड़े रख सकते हैं। फिलिप ऑफ मर्सिडस का उदाहरण है। उसके पास रोम और ग्रीस की तुलना में कम भूमि थी और वो युद्ध प्रिय था, जनता को आकर्षित और नोबल्स को सुरक्षित रखता था। इसलिए उसने वर्षों तक युद्ध सहा और अंततः भले कुछ नगर खोए, पर राज्य उसने बनाए रखा। इसलिए हमारे प्रिंस को अपनी बदकिस्मती पर फॉर्चून को दोष न देना चाहिए जब वे सालों की पकड़ के बाद राज्य हारे, बल्कि उनकी अपनी सुस्ती दोषी है। शांत समय में वे सोचते नहीं कि वे कोई बदलाव हो सकता है, और जब बुरा समय आता है वे भागने की सोचते हैं, न कि बचाने की। यह उम्मीद कि लोग बाद में तुम्हें वापस बुला लेंगे या बदले में तुम्हें लौटाने की कोशिश करेंगे अच्छा विकल्प नहीं है, क्योंकि जो मुक्ति खुद पर निर्भर न हो वो भरोसेमंद नहीं। जो कुछ भी भरोसेमंद और टिकाऊ है वो वही है जो तुम्हारे अपने पर और तुम्हारी वीरता पर निर्भर हो। चैप्टर 25, What fortune can affect in human affairs and how to withstand her। किस तरह फॉर्चून मानव मामलों को प्रभावित करती है और उससे कैसे टिका जाए। बहुतों का मानना है कि दुनिया के मामले फॉर्चून और ईश्वर द्वारा इतने निर्धारित होते हैं कि मनुष्यों की बुद्धि उनसे अभिनय नहीं कर सकती। इसलिए वे कहते हैं कि ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं, बल्कि भाग्य पर छोड़ देना चाहिए। इस विचार को आजकल अधिक बल मिला है क्योंकि घटनाओं में अचानक बड़े परिवर्तन देखे गए हैं। कभी कभी मैं इस विचारों की ओर झुक जाता हूँ। फिर भी अपना फ्री विल न मिटते हुए मैं मानता हूँ कि फॉर्चून हमारे कर्मों का आधा नियंत्रण है, पर हमें दूसरे आधे को हम नियंत्रित करने के लिए छोड़ती है, या शायद उससे कम। मैं उसे उन उग्र नदियों की तरह मानता हूँ जो बाढ़ के दिनों में मैदानों को बहा लेती है। पेड़, इमारतें सब उड़ जाते हैं, सब कुछ उसके आगे झुक जाता है। पर जब मौसम ठीक हो जाता है लोग प्रयास कर बांध और नालियां बना लेते हैं ताकि फिर बाढ़ आए तो पानी को कंट्रोल कर सके। ठीक उसी तरह फॉर्चून उन स्थानों पर अपनी शक्ति दिखाती है जहाँ वीरता ने कोई रक्षा नहीं की हुई। इटली इस बदलाव का केंद्र है। एक खुला देश है बिना ठोस रक्षा के। यदि यह जर्मनी, स्पेन और फ्रांस जैसा होता तो इन इन्वेंशंस और बड़े परिवर्तन न घटे होते। यही बात सामान्य प्रतिरोध के लिए कहता हूँ। व्यक्तिगत रूप से यह भी देखा जा सकता है कि कोई प्रिंस आज सुखी पर कल बर्बाद हो सकता है बगैर किसी आंतरिक चरित्र परिवर्तन के। इसका कारण वही है कि जो पूरी तरह फॉर्चून पर निर्भर करता है और वो फॉर्चून बदलते ही खो जाता है। जो आदमी अपनी क्रियाओं को समय की प्रवृत्ति के अनुसार ढालता है वो सफल होता है, जो नहीं डालता वो असफल होता है। लोग विभिन्न तरीकों से बड़ी सफलता पाते हैं। किसी ने धैर्य से, किसी ने जल्दी से, किसी ने बल से, किसी ने चतुराई से, और कई बार दो लोगों ने अलग अलग रास्तों से सफलता पाई क्योंकि वे समय की धाराओं के साथ मेल खा गए। वही कारण है कि कड़ी मेहनत पर समय के हिसाब से न होना भारी पड़ता है। पोप जूलियस द सेकंड का उदाहरण है। उसने तीव्र और साहसी तरीके से काम लिया और समय उसके पक्ष में खड़ा हुआ। उसने बोलोग्ना के खिलाफ ऐसा कदम उठाया जब वेनेतियंस और किंग ऑफ स्पेन असहज थे और किंग ऑफ फ्रांस के साथ चर्चा चल रही थी। पर जूलियस ने उसी साहस से अचानक काम निपटाया जिससे स्पेन और वेनेतियंस हक्के बक्के रह गए और फ्रांस को उसे समर्थन देना पड़ा। यदि वह रोम में बैठकर सब कुछ पहले से ही ठीक नहीं करता, जैसा कोई साधारण पॉइंटिफ करता, तो वह सफल न होता। उसके बाकी काम भी उसी तरह सफल रहे क्योंकि समय और उसके तरीके मेल खाते रहे। पर यदि परिस्थितियां ऐसी आई जिनमें सावधानी चाहिए थी, तो उसकी प्रकृति उसे बदलने नहीं देती और वो नाश का शिकार हो सकता था।
अंत में मैं कहता हूँ कि फॉर्चून बदलती रहती है और मनुष्य अपनी आदतों में अडिग। जब दोनों मेल खाते हैं तो सफलता मिलती है, जब नहीं मिलते तब विफलता। और मेरी राय है कि साहसिक होना सावधानी से बेहतर है, क्योंकि फॉर्चून एक नारी सी है। उसे काबू में रखने के लिए जोर लगाना पड़ता है और वो उन साहसी लोगों की ओर झुकती है जो कम सावधान, अधिक हिंसक और अधिक निडर होते हैं। इसलिए फॉर्चून युवाओं की पसंद है। चैप्टर 26, एन एक्सॉर्शन टू लिबरेट इटली फ्रॉम द बारबेरियंस। इटली को बाहरी आक्रमणकारियों से मुक्त करने का आह्वान। ऊपर के सभी अध्यायों और सभी चैप्टर्स और तर्कों पर ध्यान से सोचने के बाद मैं देखने लगा कि क्या इस समय में एक नया प्रिंस के लिए मौका मौजूद है, और क्या यह समय किसी बुद्धिमान और वर्चुअस नेता को एक नया और महान आदेश स्थापित करने का अवसर देता है। ऐसा आदेश जो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाए और देश के लोगों को भुलाई दे। मुझे लगता है कि आज जितनी स्थितियाँ एक प्रिंस को समर्थन दे रही है, उतनी पहले कभी नहीं थी। अगर, जैसे मैंने पहले कहा, इजरायलियों का गुलाम होना जरूरी था ताकि मोसेस की प्रतिभा सामने आ सके, पर्शियंस का मेडेस द्वारा दबाया जाना जरूरी था ताकि साइरस की महानता प्रकट हो सके, और एथेनियंस का बिखर जाना आवश्यक था ताकि थेसियस की क्षमता जगमगाए। तो आज इटली की स्थिति भी वैसी ही है। लगता है जैसे इटली का पूर्ण पतन ही एक इटालियन आत्मा के गुणों को उजागर करने के लिए जरूरी था। आज इटली हिब्रू से अधिक दास, पर्शियन से अधिक पीड़ित और अथेनियन से अधिक बिखरी हुई है, बिना किसी मुखिया के, बिना व्यवस्था के, और हर तरफ से मारी हुई, लूटी हुई, टुकड़े टुकड़े की गई और हर तरह की तबाही झेल चुकी। हाल ही में एक व्यक्ति में कुछ उम्मीद की चमक दिखी थी, जिससे लगा कि शायद ईश्वर ने उसे इटली की मुक्ति के लिए चुना है। लेकिन फिर उसके उत्कर्ष के समय फॉर्चून ने उसे त्याग दिया। इटली फिर से निर्जीव सी पड़ी है, किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा में जो उसकी चोटों को भरे, लोम्बार्डी की लूट और तबाही खत्म करे, तुस्कानी और दक्षिण के अत्याचार और करों की धोखाधड़ी से छुटकारा दिलाए और इन पुरानों घावों को साफ करे। ये साफ दिखाई देता है कि इटली ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि कोई उसका उद्धार कराए, और यह भी स्पष्ट है कि इटली तैयार है, बस कोई एक ध्वज उठाए और वो उसके पीछे चल देगी। आज कोई एक ऐसा घराना नहीं है जिसमें इटली आपसे अधिक उम्मीद लगा सके। आपका इलस्ट्रेशन घराना साहस और फॉर्चून से संपन्न, ईश्वर और चर्च दोनों का प्रिय, और जो इस मुक्ति का नेता बन सकता है। ये कठिन नहीं होगा यदि आप उन महान व्यक्तियों के जीवन और कार्यों को याद करके जिनको मैंने नाम लिया। वे महान थे, अद्भुत थे, लेकिन वे मनुष्य ही थे, और उनके समय में जितना अवसर उन्हें मिला, आज उतना ही अवसर आपको मिला है। उनकी लड़ाइयाँ ना आज से ज़्यादा न्यायपूर्ण थी, ना आसान, और ईश्वर भी आज आपसे कम मित्र नहीं है। हमारे पास न्याय है, क्योंकि वही युद्ध न्यायपूर्वक है जो आवश्यक है, और वो हथियार पवित्र है जिनमें एकमात्र उम्मीद बची हो। हमारे पास इच्छा है, और जब इच्छाइयाँ मजबूत हो तो कठिनाइयाँ बड़ी नहीं रहती। और यदि आप केवल उन महान लोगों के मार्ग का अनुसरण करें तो वही आपकी शक्ति बनेगा। और देखिए कि ईश्वर ने किस तरह आपके लिए रास्ते बनाए। समुद्र विभाजित हुआ, बादल ने राह दिखाई, चट्टान से जल निकला, मन्ना बरसा, मानो हर चीज आपकी महानता के लिए तैयार हो चुकी है। अब बाकी काम आपको करना है। ईश्वर सब कुछ नहीं करता, क्योंकि यदि वह सब कर दे तो मनुष्य के लिए न स्वतंत्र इच्छा बचेगी, न महिमा। हैरानी की बात नहीं कि इटली के किसी भी महान व्यक्ति ने वह पूरा कार्य नहीं किया जो आपको घराने से अपेक्षित है। इतने वर्षों की लड़ाइयों और परिवर्तनों के बाद भी ऐसा लगता है कि मिलिट्री वर्चू समाप्त हो चुकी है। ऐसा इसलिए नहीं कि इटालियन शरीर कमजोर है, बल्कि इसलिए कि पुरानी सिस्टम ही दोषपूर्ण था और किसी ने नई व्यवस्था बनाना नहीं सीखा। एक नए प्रिंस को ऐसा सम्मान किसी चीज से नहीं मिलता जितना एक कानून और नई व्यवस्था बनाने से। यदि वे अच्छे से स्थापित हो तो वो वही से सम्मानित और महान बनाते हैं।
और इटली में ऐसी व्यवस्था बनाने का अवसर हर रूप में मौजूद है। इटालियन शरीर में महानता है, पर नेतृत्व की कमी है। एक ड्यूएलो या व्यक्तिगत मुकाबले में इटालियन ताकत, चपलता और कौशल में श्रेष्ठ है, पर सेना के स्तर पर वे पिछड़ जाते हैं, क्योंकि लीडर्स अयोग्य होते हैं या आदेश मानते नहीं। और 20 वर्षों से जो भी इटालियन से सेना उतरी, वह हमेशा खराब साबित हुई। इसका प्रमाण टारो, अलेसांद्रिया, कैपियो, गिनोवा, वाइला, बोलाग्ना, मेस्री सभी लड़ाइयाँ है। इसलिए यदि आपका घराना उन महान उद्धारकों का मार्ग अपनाना चाहता है, तो सबसे पहले अपनी खुद की सेना तैयार करनी होगी, क्योंकि यही सबसे विश्वसनीय और बहादुर सैनिक होगी। अकेले में वे अच्छे हैं, पर आपके नेतृत्व में, आपकी प्रशंसा और आपके खर्च पर वे बहुत अधिक श्रेष्ठ बनेंगे। स्विस और स्पेनिश पैदल सेना के बारे में लोग डरते हैं, पर दोनों की कमियां हैं। स्पेनेडियर्स कैवेलरी का सामना नहीं कर सकते। स्विस इन्फेंट्री से डरते हैं जब क्लोज कॉम्बैट हो। इसलिए एक तीसरी इन्फेंट्री बनाई जा सकती है जो दोनों की कमी को मात दे। रेवेना की लड़ाई में इसके संकेत भी दिखे। स्पेनिडियर्स ने जर्मन्स के पाइक्स के नीचे आकर उन्हें असहाय कर दिया। ऐसी नई इन्फेंट्री पुरानी व्यवस्था में थोड़ी सुधार लाकर आपके लिए शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों ला सकती है। इस अवसर को हाथ से जाने न दे। इटली अपने उद्धारक की प्रतीक्षा में है। वह आपको प्रेम, विश्वास, समर्पण और आंसुओं के साथ स्वीकार करेगी। कौन सा दरवाजा आपके लिए बंद होगा? कौन आज्ञा नहीं मानेगा? कौन ईर्ष्या करेगा? कौन सा इटालियन आपकी सेवा से इनकार करेगा? सभी इस विदेशी अत्याचार से तंग आ चुके हैं, क्योंकि आपका इलस्ट्रेशियस घराना साहस और आशा के साथ यह जिम्मेदारी उठाए, ताकि आपकी छाई छात्रा में हमारी मातृभूमि गौरवान्वित हो और पेतराज की यह पंक्तियां आपके नेतृत्व में सत्य हो। वर्च्यू अगेंस्ट फ्यूरी shall advance the fight, and in the combat soon shall put to flight. For the old Roman valor is not dead, nor in the Italians' hearts extinguished.